ये देखें जी, साइन अप फॉर नेशनल था, तो आप कह रहे हैं कि साइन अप फॉर फॉरनर पे हम चले गए। ठीक है, आपने क्लिक किया। जब फॉरनर के लिए आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ सिर्फ क्या मांग रहा है जी? सिर्फ वीजा मांग। सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी मांग रहा है सिर्फ उसका। पासपोर्ट मांग रहा है, वीजा भी होगा और वो एक्सपायर्ड ना हो, अभी आपको दिखा देते हैं। दोनों चीजें मांगते होते हैं। बेसिकली ना वीकेंड पे ना ये लोग अपनी अपडेट्स वगैरह चलाते हैं, सीसीपी वाले, जिसकी वजह से ना नॉर्मली वीकेंड पे ये होते हैं। सर ये देखें, पासपोर्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका ड्यूली सर्टिफिकेट, उसके बाद फोटोग्राफ आपके मांगता है, ठीक है, और पासपोर्ट भी लेते होते हैं, शायद वो बाद में मांग लेते हैं, लेकिन पासपोर्ट आपके होते हैं। और पासपोर्ट भी वो होता है जो एक्सपायर्ड नहीं होता, और उसको भी वो कहता है ओथ कमिश्नर से ना आप वो करवा के लाएं, अपना टेस्ट करवा के लाएं, ठीक है। तो इसे लाजमी, बल्कि इनके लिए बायो डाटा मतलब एक फॉर्म अलग से होता है, वो भी अलग से चीज़ें कुछ मांगता है। बल्कि वो फॉर्म जो होता है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब फॉरनर आपकी कंपनी में होगा तो एक बायोडाटा अलग से आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, तो आपके साथ वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जी, मैं आपके साथ शॉर्टली शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। साइन अप फॉर बताइए। नेशनल का आपको पता है, ठीक है। फॉरनर का भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओवरसीज जो नाइकॉप होल्डर हैं उनका यहाँ से हो जाता है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, जो ऑप्शन है आपने एक ही ऑप्शन पे करना है, ठीक है। अगर फॉरनर है तो वो करेंगे, अगर एक फॉरनर है एक लोकल है तो वो कर लेंगे। इतना मतलब दिस इज नॉट अ बिग डील कि एक साइन अप बनाना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखिए कि जब आप साइन अप बना रहे होंगे, सपोज करें फॉरनर का बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें आपसे मांग रहा है, ये चीज़ें आपको लाजमी तौर पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। मोबाइल नंबर फॉरनर के केस में भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। आप कहें ना इनमें से कोई चीज़ मिसिंग हो तो मैं बना लूँ लॉगिन, तो आप लॉगिन नहीं बना सकते, ठीक है। फिर आपको ऑफलाइन कंपनी बनानी पड़ेगी, ऑनलाइन नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज करें कंपनी बन गई है। जब कंपनी आपकी बन जाती होती है ना, वो अलग बात है कि आपने ट्राई की है कि नहीं की। आपको एक ईमेल आती है, ठीक है। ईमेल के अंदर मेंशन होता है कि आपका एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटैच होता है। वो किस तरह का सर्टिफिकेट होता है, मैं आपको पहले लम्हे में वो दिखाता हूँ, ठीक है। सर काइंडली रिपीट हाउ टू लिंक द मेंबर ऑफ अ कंपनी, आई मिस इट। लिंक कैसे करना है भजन, ये तो आपको बताया था शायद, आपने वो लेक्चर रिविजिट नहीं किया होगा। हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अभी दोबारा दिखा देता हूँ, वेट करें। जब कंपनी रजिस्टर्ड आपकी हो जाती है तो आपको एक ईमेल आता है, जो ईमेल इस तरह का होता है। आई बिलीव आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। इस तरह का एसएससी से एक ईमेल आता है। ईमेल आता है कि भाईजान ये कंपनी, आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। Dear sir, madam, reference to your application dated फलां, your company has been incorporated under the Companies Act, ठीक है। Your incorporation number is, ठीक है, this. The receipt of the under mentioned documents filed, registered and recorded pursuant to the provisions of the Companies Act 2017 is hereby acknowledged, ठीक है। आपका मेमोरेंडम हमारे पास आ गया है, ठीक है। आपका आर्टिकल एसोसिएशन हमारे पास आ गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, वो जो फॉर्म 2 हम भर रहे थे वो आ गए। तो यानी कि ये 3 चीज़ें आपने हमारे पास सबमिट कर दी हैं और आपकी कंपनी हमने रजिस्टर्ड कर ली है, ठीक है। फिर वो कहता है नोट, इलेक्ट्रॉनिकली साइंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अटैच्ड। यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता था ना, पहले आपको आता होता था हार्ड में, मैनुअली आपके घर डिस्पैच होता था, जो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या रजिस्टर्ड एड्रेस बताते होते थे ना। यार ये प्लीज़ मैंने आप लोग को रिक्वेस्ट की है, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, रखा करें। अली टीपू साहब, फिर आपने कहना है कि अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिकली साइंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अटैच्ड, हार्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इज डिसकंटिन्यूड। पहले यानी कि हार्ड कॉपी भी आपके पास आती होती थी। एंड शैल नॉट बी इशूड, अब वो इशू नहीं होगी। यू मे सेव द सर्टिफिकेट एंड प्रिंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यू मे आल्सो वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफिकेट बाय क्लिकिंग हाइपरलिंक बाय और बाय स्कैनिंग क्यूआर कोड अवेलेबल ऑन द सर्टिफिकेट यूजिंग स्मार्टफोन एप्लीकेशन।
यानी कि वो कह रहा है कि आप इस सर्टिफिकेट को वाकई असेस करना चाहो जेन्युइन है कि नहीं है, आप इस पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन ये 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन ये ईमेल तो पुरानी है, तो अब ये एक्सपायर हो चुका होगा, ओपन नहीं होगा। लेकिन इवन देन हम ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं होगा। ठीक है, द लिंक इज एक्सपायर्ड। नजर आ रहा है ना आपको? अच्छा जी, अब ये देखें, ये 3 चीजें आपको जो ईमेल आई उसकी अटैचमेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट आ गई कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए हैं। जो ईमेल आई थी वही सेम वाले आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ गई कि आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जैसे हमारा एनआईसी होता है, तो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जिससे पता चलता है कि कंपनी बन गई है। वो ये वाला सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है। ठीक है, ये अंडर सेक्शन 16 होता है। अब हम देख लेते हैं हल्का सा सेक्शन 16 को भी, कि ये ऐसे इन्होंने जारी कर दिया है या कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो देखें जी, लॉ को पढ़ने का तरीका भी ये है, जहाँ पे आपको सेक्शन नजर आए, पहले जाके सेक्शन को देखें। देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म। वो फॉर्म क्या है? फॉर्म 2 है, containing the following information and documents for incorporation of the company, a declaration of the on the specified form। आप नीचे डिक्लेरेशन दे रहे होते थे, जो हम बार बार कह रहे थे ना, डिक्लेरेशन बंदा वो देता है जो एप्लीकेंट होता है, या जो बंदा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होता है। ठीक है, या फिर किसकी तरफ से होती है? इंटरमीडियरी की तरफ से होती है। ये भी आपने चीज प्रैक्टिकली देख ली है कि इंटरमीडियरी एंड एप्लीकेंट दोनों आ रहे होते हैं। और बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल दैट द डायरेक्टर ऑफ, या कोई डायरेक्टर होगा बंदा, ऑफ कंप्लायंस विद ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो कानून को मुकम्मल तौर पे या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा होगा। एंड द रूल एंड द रेगुलेशन मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर प्रेसिडेंट और इंसिडेंटल देयरटू। जो रजिस्ट्रेशन के ज़रूरी मामलात हैं उनको फुलफिल करने के बाद जो बंदा एप्लीकेशन सबमिट कर रहा होगा, वो एक इस पॉइंट में सिंपल ही है कि वो डिक्लेरेशन देगा, वो बयान अल्फी देगा कि जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की गई है वो करेक्ट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। ठीक है, विटनेस होता है जब फिजिकल हो, अगर ऑनलाइन हो तो विटनेस भी नहीं होता। देयर मे बी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड देयर शैल बी इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी बी द आर्टिकल एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड डेटेड। ठीक है, कहता है कि ये आपका, अगर कंपनी कौन सी होगी? लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो लाजमी तौर पे, और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड होगी तो उसमें हो सकता है, या आप ऐसा कह लें कि गुंजाइश उसने निकाली, कैन भी। ठीक है, आप एड्रेस दोगे। ठीक है, ये चीज़ें सारी हमने एप्लीकेशन में देखी हैं। आई बिलीव अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो पूछना है। अगर वो कहता है रजिस्ट्रार को मुनासिब लगता है कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं सारे ठीक हैं, तो वो फिर क्या करेगा? आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अगर उसको लगता है कि कोई डेफिशिएंसी है, तो वो कहेगा कि उस डेफिशिएंसी को आप लोग रिमूव करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो आपको क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। उसके ये कंटेंट्स होंगे, कंपनी का नाम आ रहा होगा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रही होगी, पब्लिक है प्राइवेट है ये लिखा हुआ आ रहा होगा, लिमिटेड है अनलिमिटेड कंपनी है वो आ रहा होगा। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर है, ये लिमिटेड बाय गारंटी है, ये वाली चीज़ लिखी हुई आ रही होगी। और इस सर्टिफिकेट को रजिस्ट्रार साहब साइन करेंगे। ठीक है, और अपनी स्टैंप भी लगाएंगे, और ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा। अच्छा जी, जितने वकला साहबान बैठे हुए हैं, बाकी लोग नहीं, वकला साहबान से मेरा क्वेश्चन है कि कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या होता है? वकला साहबान प्लीज़, ये कोई साहब जो बताना चाहें। सर मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं इस मतलब को समझा हूँ वो जी ये जी। है कि जो ऊपर तमाम तर कंडीशन लेड डाउन है, हम्म। उनकी फुलफिल के बाद जो एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये तमाम तर डॉक्यूमेंट ओके हैं, तो ये इसको एज एविडेंस ट्रीट करते हुए फिर वो इसको आगे लेके चलेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन इसको थोड़ा बेहतर अंदाज में बताया जा सकता है। मैं मिसाल एविडेंस दैट लीड्स टू द रिजल्ट, बिल्कुल मोहम्मद उमर साहब बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसी ही है जी, मैं एक सादी सी एग्जांपल दूंगा, छोटी सी। लेट्स सपोज कि उमर साहब ने एलएलबी किया हुआ है। ये जो उमर भाई हैं, वकील साहब हैं, इन्होंने एलएलबी किया हुआ है, हाई कोर्ट के लाइसेंस है इनके पास। और मैं इनसे पूछने लग जाऊं कि यार आप ये बताएं, आपने मैट्रिक किया था? तो मतलब ना, ये होंगे या कोई भी और बंदा होगा तो मुझे देख के हंसने लग जाएगा कि यार ये पागल आदमी है कि एलएलबी किया होती पूछ रहा है कि इसने मैट्रिक किया हुआ है। तो जब भी आ जाए ना कि ये चीज़ कंक्लूसिव एविडेंस है,
तो आपने ये कहना है कि जो पीछे जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो चीज़ें मैंडेटरी थी वो हो चुकी हैं, इसको ये सर्टिफ़िकेट ऐसे नहीं जारी हुआ। ये सर्टिफ़िकेट बता रहा है कि इस बंदे ने प्रॉपर लॉ को फ़ॉलो किया, देन इसको ये सर्टिफ़िकेट इश्यू हुआ है, ठीक है? तो यानी कि आप ये नहीं कहोगे अच्छा आपके पास सर्टिफ़िकेट तो है, मुझे ये बताओ आपने मेमोरेंडम फाइल किया था? आपने आर्टिकल एसोसिएशन फाइल किया था? तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इज़ रिफ्यूज़ द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, अगर आप रजिस्टर करने के लिए जाते हो और वो कंपनी आपकी रजिस्टर नहीं करता रजिस्ट्रार, तो आप कमीशन के सामने अपील कर सकते हो। ये वो साहब जो शायद एतराज़ करते होंगे कि ये जनाब वाला ये थ्योरी क्यों बढ़ाई जा रही है? तो ये बात आपको शायद पता ही ना हो। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो बार-बार कह रहे हो सर ये हो गया अब मैं क्या कर लूँ? क्योंकि हम लोग बिल्कुल कानून को बिल्कुल हमने खुद लाइन लगाया होता है। हम कहते हैं बस प्रैक्टिकल कि यानी कि फिर आप जो इनका एसएससीपी का पैनल है, ठीक है? वहाँ पे जाके कमीशन के सामने एक अपील फाइल करेंगे। वो अपील कैसे फाइल होगी? उसके लिए भी अपना एसएससीपी का पूरा एक्ट है, उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है? फिर अपील करने का प्रॉपर तरीकाकार उसमें लिखा हुआ है, वो आप करेंगे। तो ख़ैर वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? और अगर वो पैनल भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, तो आप ये नहीं है कि कोर्ट चले जाएँ, उसका फ़ैसला फाइनल होगा, लेकिन आप मज़ीद ये कह लें कि उस फ़ैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। कोलैबोरेशन विद द थ्योरी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड मच एप्रिशिएटेड। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उस फ़ैसले को हम किसी अथॉरिटी के सामने, किसी कोर्ट में कहीं पे जाके मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब के अगेंस्ट फ़ैसला आया अपना इलेक्शन कमीशन का, वो 1 मिनट में कोर्ट चले गए, नहीं जी ये फ़ैसला ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी एक इंटरप्रिटेशन दे दी। लेकिन यहाँ पे लिख के जब कह दिया गया कि उसका फाइनल है फ़ैसला, तो आप फिर किसी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं करेंगे कि एससीसीपी ने हमें रिजेक्ट कर दिया हमारा इसको नाम को, तो हमें लिहाज़ा कंपनी बनाने को, तो हमें कंपनी बनाने को अप्रूव किया जाए। तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, ठीक है? आई बिलीव ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई है। और ये जो चीज़ें हम अभी पढ़ रहे थे कि सर्टिफ़िकेट में क्या-क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, तो मेरे भाई ये आप देख लें। वो कहता है एक इनकॉर्पोरेशन नंबर होगा, एक कंपनी का नाम होगा, ठीक है? फिर वो कहता है कि ये बताया जाएगा लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये लिमिटेड बाय गारंटी है, वो आपने देख लिया, ठीक है? फिर उसने कहा था कि ये कंपनी इस पे साइन होंगे, रजिस्ट्रार साहब के वो साइन भी मिल गए, ठीक है? उसके बाद स्टैम्प हो गया एससीसीपी की, वो स्टैम्प वगैरह भी सील भी हुआ हुआ है, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जो उसने कहा था कि आपके सर्टिफ़िकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे होंगी, ठीक है जी? उसके बाद ये सर्टिफ़िकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने देख लिया, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफ़िकेट भी हमने देख लिया। बताइएगा सर्टिफ़िकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको नज़र आया था वैसे? ये तो नहीं है कि मैंने ऐसे ज़ुबानी बता दिया। ये जी सर सर नजर आया था। आया था। थोड़ा-सा नज़र आया था उसमें, काफ़ी। थोड़ा-सा नज़र आया था, चलो हम अभी आपको पूरा दिखा देते हैं अगर थोड़ा-सा नज़र आया। अब बताएँ, अब नज़र आ रहा है? नहीं सर, अभी नहीं है। जी सर नजर आ रहा है। फिर इसमें कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये इनकॉर्पोरेशन नंबर है कंपनी का। जी, जी, ये इनकॉर्पोरेशन नंबर है। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में CUIN भी बोलते हैं, ठीक है? ये जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर होता है ना, तो कंपनियों का होता है CUNI, एग्जैक्टली ठीक है? चलिए। CUIN, ठीक है? गॉट इट? जी, गॉट इट। आपने इस सेक्शन को देखना है, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? फिर देन हमारा अगला काम क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर करती है, साथ ही एससीसीपी वाले आपको इतना एजुकेट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये प्रॉपर आपको खुद डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया। कितना एल तक इसकी रिक्वायरमेंट है। ये बताता है कि आपके कंपनी बनने के बाद कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल होने हैं। कहता है कंपनी बनने के बाद सबसे पहली चीज़, इन्फॉर्मेशन अबाउट सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये सेक्शन 21 कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है? उसमें उसने कहा था कि ये सेक्शन तमाम कंपनियों पे अप्लाई होता है, एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज़ व्हिच हैव नॉट प्रोवाइडेड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया होगा, तो फिर ये प्लीज़ म्यूट कर लें। अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया होगा, तो वो कह रहे हैं कि आपने कंपनी बनने के बाद फ़ौरन से जी साहब मैंने कहा कि म्यूट कर लीजिए। अच्छा जी, हमने कहा है कि ऑल कंपनीज़ जो होंगी उन्होंने 30 दिन के अंदर-अंदर, ठीक है? अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं दिया, तो आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देंगे।
चलें जो ऐसा मैंने म्यूट कर दिया, खैर वो आ रहा था। सर प्लीज शेयर दिस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट इन ग्रुप। जी मैं आपको ज़रूर भेज देता हूँ, मैं ज़रूर भेज देता हूँ, ठीक है। मैं अभी भेज रहा हूँ बल्कि साथ ही। अच्छा जी, चलें जी आपको ग्रुप में भेज दिया है। उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलें जी। इज इट कंपल्सरी टू गेट रजिस्टर्ड ऑफिस इन केस ऑफ वर्चुअल कंपनी? जी, जी, आपका कानून जब कह रहा है, देखें जो कानून होता है ना, कंप्लायंस हमने उसकी लाज़मी करनी होती है, उसमें लॉजिक नहीं ढूँढते होते, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे हम कभी कहें कि अच्छा जी मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा फ़रिश्ते हैं कि नहीं है, ठीक है। ये फ़लाँ ऐसे है कि नहीं है, क्या रोज़े आखिरत होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हम स्ट्रिक्टली उस चीज़ को, अगर अल्लाह माफ़ करे, अगर ऐसा कुछ सोचेंगे तो हम दायरा ईमान से ख़ारिज हो जाएँगे। तो सेम लाइक आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा वर्चुअल कंपनी है। वही जब उसने कह दिया ना कि ऑल कंपनीज़ के पास रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, कानून कह रहा है। आप रखते हैं, नहीं रखते, ये एक अलग चीज़ है। हमें कहा गया कि हम नमाज़ पढ़ें, सपोज़ हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहा गया, ठीक है, ज़रूरी है। तो स कानून आपको कह रहा है कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रखें, कंपनी को बोला जा रहा है। कंपनी रखती है कि नहीं रखती, वो अलग चीज़ है। यानी कि आप अपने घर में ही वो कहते हैं, नहीं जी, यही मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। तो ठीक है, कानून को एतराज़ नहीं है। मतलब कानून को एतराज़ है, लेकिन आपको एतराज़ नहीं है, आप दाँव लगा के बैठे हुए हैं, तो बैठे रहें। कल को जब पकड़े जाएँगे, उसकी पेनल्टी होगी, वो फिर देखी जाएगी, सेक्शन 21 को पढ़ लीजिएगा, क्या पेनल्टी होगी, आपको आइडिया हो जाएगा। कहता है फॉर्म 21 इज़ टू बी फाइल्ड नॉट लेटर दैन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नोट: all applicable on all companies which have not provided registered office address at the time of incorporation। हालाँकि ये वाली बात उसने यहाँ बता दी थी, लेकिन फिर उसने ज़ोर दिया है, कि ये कब फाइल करना होगा, ठीक है। अगली चीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिपोर्टिंग देयरऑफ टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने कंपनी बनने के बाद, ठीक है, 14 डेज़ के अंदर-अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करना है, लेकिन हर कंपनी के लिए नहीं, ठीक है। किस-किस कंपनी ने अपॉइंट करना है, ये आपको सेक्शन, ये जो आपका कंपनीज़ एक्ट है, इसका चैप्टर वेट अ व्हाइल मैं आपको बता दूँ कि कौन-सा पढ़ना चाहिए पूरा। सेक्शन 220 से लेके, अगर आप इसके सेक्शन पढ़ लेंगे मेरा भाई, सेक्शन 220 से लेके अगर सेक्शन 239 तक पढ़ लेंगे, तो आपको मज़ीद सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, किस कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट करना है, किसने नहीं करना। एक लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है, मैं हाई लेवल पे आपको बता दूँ कि जिस कंपनी का शेयर कैपिटल अगर 3 मिलियन से कम है ना, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? ये वाली चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर वाक़ई सही मायनों में आप लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको 220 से लेके 239 टू 32 तक ये सेक्शन पढ़ लेने चाहिए। बल्कि इधर इसने लिख भी दिए हैं, ज़बरदस्त। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिपोर्टिंग देयरऑफ टू द रजिस्ट्रार। और साथ में अपने रजिस्ट्रार को बताना है कि हमने अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। तमाम कंपनियां ऑडिटर अपॉइंट करेंगी, ठीक है, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप 1 मिलियन से अगर कम है, ठीक है, तो 1 मिलियन से कम है तो फिर बिल्कुल भी आप अपॉइंट ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। 3 मिलियन से अगर आपके कम है पेड अप कैपिटल, तो ऑडिटर तो आप अपॉइंट करेंगे। 1 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 3 मिलियन से कम है, ऑडिटर आप अपॉइंट करेंगे, लेकिन आप अकाउंट्स फाइल नहीं करेंगे एससीपी को। जो सालाना अकाउंट्स होते हैं वो फाइल नहीं करेंगे। अगर 3 मिलियन से ज़्यादा आपका शेयर कैपिटल हो, तो फिर देन आपने अपने अकाउंट्स भी एससीपी को फाइल
करने होते हैं, ऑडिटर भी अपॉइंट करना होता है। इस हिसाब से सेक्शन रेफर कर दिया। 223 का वो कह रहा है 5 पढ़ लो, 246 का 1 पढ़ लो एंड 246 का 9 पढ़ लो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ जो कहता है आ जाएंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर टू बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। किसको? ऑडिटर को। विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी बनने के 90 दिन के अंदर अंदर आपका फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अपॉइंट होने के बाद 14 डेज के अंदर, अपॉइंट होने के बाद 14 डेज के अंदर आप एक फॉर्म फाइल करते हो एचसीसीपी को, जिसका नाम होता है फॉर्म 29। क्या नाम होता है उसका? फॉर्म 29। उस पे बताते हो कि हमारी कंपनी का ये बंदा ऑडिटर है। अब ये कहाँ पे है, मैं खोल के आपको दिखा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। और उस फॉर्म की अटैचमेंट के अंदर आप लगाते हो, ऑडिटर से कंसेंट लेते हो। बल्कि लेट मी सी कि कंसेंट लेटर भी आपको दिखा दूं। इस तरह से जी कंसेंट लेटर होता है, ऑडिटर के लेटर हेड पे होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, किस डेट को लिखा? डेट सर सब्जेक्ट क्या है जी? कंसेंट टू एक्ट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। This has reference to the letter dated plan from Next and Traders Private Limited on the caption subject. We are pleased to confirm our willingness to act as statutory auditor of the company for the year ended 30th June 2022. Yours sincerely, firm का लेटर हेड आ गया, ठीक है जी। तो ये हमने कंसेंट लेटर भी अटैच करना होता है जब फॉर्म 29 फाइल करना होता है, ठीक है। फॉर्म 21 भी आपको खोल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये कहें कि ये सारे फॉर्म इकट्ठे आ कहाँ पे रहे होते हैं? चलो एक दफ़ा पोर्टल पे चल के आपको फॉर्म का भी दीदार करवा देते हैं कि फॉर्म कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं। लेट मी शो यू। जिस कंपनी का फॉर्म फाइल करना होगा ना, उस कंपनी को आप ऐसे ओपन करेंगे, लॉग इन पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन नज़र आ रही है? प्लीज़ कंफर्म। यस सर। आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे, नई स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, ठीक है, ओके। फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न पे जाना है, फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न पे जाना है, क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया मैंने, मूव कर रहा है। अपना जतोई साहब, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? आप काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। अभी पोर्टल थोड़ा सा बिजी जा रहा है। बेसिकली ना वीकेंड पे शायद ये लोग ना पिछले कोई 2 के 3 हफ्तों से ना अपडेट्स पे लगे हुए हैं। ये एक्चुअली में काफ़ी रियल टाइम आपका पोर्टल है ये वाला ना। आप ये देखें कि बड़ी मेहनत वाली बात है कि इन लोगों ने अपना पोर्टल बना लिया है, वरना तो आप ये कह लीजिए बड़ा मुश्किल होता कि शेयर किस कैपिटल का कितना, वो किस कंपनी का कितना फीस बनती है, आपने नाम बुक करना होता। प्रैक्टिकली सोचें, आप खुद जाएँ, नाम सर्च करें तो कितना मुश्किल होगा। तो ये थोड़ा ईज़ी है। तो अभी आप ये देखें, ये जो हम कह रहे हैं कि कौन-सा फॉर्म फिल करना था, अभी ये इस कंपनी का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस कंपनी का वैसे ही शेयर कैपिटल ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म सारे नज़र आ रहे हैं, कौन-कौन से फॉर्म हैं और वो फॉर्म है क्या, साथ लिखा हुआ है। सपोज़ करें ये फॉर्म 11 है, ठीक है, मॉर्गेज एंड चार्जेज़ का है। ये फॉर्म 26 है, स्पेशल रेज़ोल्यूशन का है। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म 29 भी आ रहा होगा, जिस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप उसको सबमिट करेंगे। जस्ट इन केस कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो स्टैट्यूटरी फॉर्म में नज़र ना आ रहे हों इसमें, तो वो फिर यहाँ नज़र आ रहे होते हैं मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर। फिर आप मल्टीपल फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं और इसमें भी अभी फॉर्म ए एंड फॉर्म 29 आ रहा है। तो फॉर्म ए एंड फॉर्म 29 को हम ओपन कर लेते हैं। इसमें ये वो वाला एरिया है सर ये टॉप पे फॉर्म A29 लिखा हुआ है। जी, जी, ये 2 ये कंबाइंड फॉर्म है ना, फॉर्म ए एंड फॉर्म 29। राइट, करेक्ट। हाँ, ठीक है। इस फॉर्म के ज़रिए ना 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं। एक फॉर्म ए होता है, ये सेक्शन 130 की कंप्लायंस है, ठीक है।
और एक फॉर्म 29 होता है, ये सेक्शन 197 की कंप्लायंस है। तो ये दोनों का इसने कंबाइन एक फॉर्म बना दिया। इसके बेसिकली दो हिस्से हैं, ये देखें, पार्ट ए है एक, ठीक है, और दूसरा पार्ट बी है, ठीक है। और इस जगह पे ना हम ऐड कर रहे होते हैं कि जनाब वाला ये बंदा है क्या, ठीक है। तो सपोज करो कि अभी मैं इस पे नहीं जा रहा, अब बस मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ, जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन जो है ना, वहां से फॉर्म दिखाता हूँ। बेसिकली हमारा ये कानून है जिसमें सारे फॉर्म डिफाइंड है। एक छोटा सा हमारा कानून है, एससीसीपी ने ये बनाया है। कैसे बनाया है, कभी आपका दिल करे, बहुत ज़्यादा आप वेले बैठे हों, कानून को पढ़ना चाहें, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मैं दोबारा से देख लूँ, जी हो रही। अच्छा तो ये सर, एक फार्म है, फार्म 38 इनएक्टिव ऑफ कंपनी, तो वो किस सूरत में होता है? फॉर्म 38 इनएक्टिव ऑफ कंपनी नहीं होता, मैं आपको इस चीज़ की बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ अपना इनएक्टिव कंपनी, ठीक है। इसमें आप ये कह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कंपनी आपने बनाई, आपने काम करने का सोचा, अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि आपकी कंपनी चल नहीं रही, काम मिल नहीं रहा, तो आपने कहा यार सालाना ये जो फॉर्म ए फाइल करना, ये डिफरेंट जो एनुअल कंप्लायंसेस है ना एससीसीपी की, एफबीआर में ऐसा नहीं है। लेकिन एससीसीपी ने आपको एक गुंजाइश निकाल दी कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्यों हम तंग करें, आप हमें एक दरखास्त दें, आप कह दें कि हमारी कंपनी को डिक्लेयर कर दिया जाए इनएक्टिव कंपनी। क्या कर दिया जाए? इनएक्टिव कंपनी। जब आप इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन कर लेंगे, ये यहाँ पे आ भी रहा होगा, ये देख लें कि ये ठीक है। जब आप ये स्टेटस इसका ऑब्टेन कर लेंगे ना, तो मुझे एनुअल जितनी कंप्लाइंसेस करनी होगी ना, वो नहीं करनी, ठीक है, मुझे कंप्लाइंसेस नहीं करनी। ओके, जी सर। स्क्रीन नहीं आ रही ये जी, ये आपको शो हो रहा होगा एप्लीकेशन, नहीं नहीं ये लो जी, इस बंदे की छुट्टी करवा दी मैंने, अब दोबारा आएगा। ये जी एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ इनएक्टिव कंपनी, ये आप ले लेंगे किसी भी कंपनी का। अगर आप कंपनी बना देते हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि हमने एनुअल कोई कंप्लायंस नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, तो आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। इसकी अप्रूवल के बाद आपको एनुअल कंप्लायंस नहीं करना। अच्छा जी, इस कानून को याद कर लें। इस कानून का सबसे पहले नाम ढूंढ लें। ये कानून का नाम है जर्नल परवियंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018, ठीक है, कंपनी जनरल परवियंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018। सेक्शन 512 कंपनीज एक्ट का, उसकी कंप्लायंस में या उस सेक्शन को यूज करते हुए वहां पे एससीसीपी के पास पावर्स हैं कि एससीसीपी रेगुलेशन बना सकता है। तो एससीसीपी ने एक एसआरओ जारी करते हुए ये रेगुलेशन बना दी। वकला साहबान, मैं जानना चाहूंगा कि एसआरओ क्या होता है, इसकी क्या कानूनी वक़्त क्या है, एसआरओ सर्कुलर में फ़र्क क्या होता है? तो प्लीज़ प्रोसीड एनीवन। सर एसआर होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। इसमें ठीक। लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आती है तो इस एसआरओ के थ्रू उसको जो है ना वो किया जाता है, बताया ठीक है, जाता है। जो ठीक है। सर्कुलर होता है वो इंटरप्रिटेशन होती है लॉ की। शाबाश, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल सही बताया, ऐसा ही है। तो इसमें एससीसीपी ने ये जो एसआरओ इक्विवेलेंट टू लॉ ही होता है। एसआरओ का मतलब है कि वो लॉ ही होता है, ठीक है। लेकिन जो सर्कुलर होता है वो कभी लॉ नहीं होता, बल्कि ये कह लें कि आप वो किसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन तो है, लेकिन वो कभी लॉ नहीं माना जाता, ठीक है। जो एसआरओ होता है, ये जो बॉडी है ना जो इशू कर रही है, उस पे भी बाइंडिंग होता है, और जिस बॉडी के लिए इशू किया जा रहा है, जिस पर्सन के लिए इशू किया जा रहा है, उसके लिए भी बाइंडिंग होता है। लेकिन जो सर्कुलर है, वो इशू करने वाली बॉडी पे भी तो बाइंडिंग होता है, लेकिन जिस बंदे वो जिनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस बंदे पे लाज़मी नहीं है कि बाइंडिंग हो, ठीक है। ये वाली चीज़ एफबीआर में बड़ी सारी यूज़ होती है कि आपका जब भी कोई सर्कुलर आता है, तो हम कहते हैं कि ये आपके टैक्स पेयर के लिए बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डिपार्टमेंट के लिए, एफबीआर के लिए बाइंडिंग है। Sir, I just please also open the course outline side where you can show how many points have covered so far, points are left which have to be covered in given timeline.
जुवैद इकबाल साहब, टेंशन आपको किस बात की है? वो तो मैंने करवाना है ना। अगर आपको टेंशन ज़्यादा हो रही है तो मुझे आप बता दें। सिर्फ़ सिलेबस को भगाना है तो मेरे लिए भगाना भी आता है बड़ी अच्छी तरह से। मैं तो एक डिसेंट वे में अपनी वो सुकून से लेके चल रहा हूँ, ठीक है? हम सिलेबस आउटलाइन भी खोल लेते हैं। इस चीज़ की तो बल्कि मुझे टेंशन होनी चाहिए कि आप लोग को बस कोर्स कंप्लीट कराना है और बस लेके चलना है। मुझे इस चीज़ को जुवैद साहब एक्सप्लेन करने दें, आपको सारी चीज़ें हो जाएँगी और मैं इंशाल्लाह आइंदा ना ये बाकायदा इसी तरह चलेंगे। मैं तो एक ज़्यादा मुनासिब समझ रहा था कि हम इसको ज़्यादा अच्छे से लेके चलें ना, लेकिन आप चाह रहे हैं कि बस उसको आउटलाइन के अकॉर्डिंग चलना है तो बेहतर है। वो आउटलाइन तो मैंने कवर करवानी है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें ये देखो जनरल प्रीमियम एंड फॉर्म रेगुलेशन मैंने एक लम्हे के लिए नहीं कहा कि मैंने बढ़ानी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यार ये अधूरी है। तो इसके बगैर मतलब आप कहेंगे यार पता नहीं ये कहाँ पे फॉर्म बने हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सारे फॉर्म बने हुए हैं, जितने फॉर्म एसएससीपी के साथ सबमिट होते हैं, किस सेक्शन के तह की वजह से सबमिट होते हैं, ये सब कुछ मैं तो एक हाई लेवल पे आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ये सारे फॉर्म लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो ख़ैर ये कानून आप ढूँढ लीजिएगा, बल्कि मैं आपको ग्रुप में अभी भेज देता हूँ, ठीक है? आप ज़रूर पढ़ें इसको। आगे हम चलते हैं जी, ये जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस है ना, ये भी मैंने नहीं लिखी हुई उधर कि मैं बढ़ाऊँगा आपको, ठीक है? लेकिन इसको आप देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा। अभी हम चलते हैं आगे आउटलाइन के अकॉर्डिंग चीज़ों को। उसमें भाईजान अगली जो चीज़ है, कंपनी बनने के बाद फ़ॉर्म ए फाइल करना होता है, ठीक है? फ़ॉर्म ए क्या है जी? फ़ॉर्म ए होता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? उन्होंने कितने पैसे जितने उन्होंने शेयर्स अंडरटेक किए हैं ना, उन्होंने कंपनी के अकाउंट में जमा करवाने होते हैं, ठीक है? अब वो कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं तो वो बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत शुक्रिया। इसके लिए ना हमने फ़ॉर्म 1 जो है ना जी सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप सब लोग का। मैं ऑन अ सीरियस नोट मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चाहता कि मैं सिर्फ़ वही चीज़ें हों, मैं चाहता हूँ कि कल को ना आपको एक सोचने का, देखने का और पढ़ने का एक तरीका मिल जाए लॉ को, ताकि कल को आप खुद भी कुछ अपने मीनिंग ड्राइव कर सकें। मेरा तो ये एक ही एजेंडा है, ठीक है ना? हो सकता है कि मैं जो है ना अ, हो सकता है कि मतलब ना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है, कितना अच्छा हो जाए कि यार आप कहें कि नहीं हमारा जो एक इन्वेस्टमेंट है, वो वाक़ई हमें उसका रिटर्न मिल जाए। आई जस्ट मतलब वांट दिस। तो इसमें हमारी कंपनी बनने के बाद सेक्शन 17 उसका सब सेक्शन 3 या बेसिकली बड़ा ज़ख़ीम लॉ है, जो कॉर्पोरेट भी है ना, ये बड़ा ज़ख़ीम है। अभी तो हमने टैक्स पे भी जाना है और इंशाल्लाह आपको उस पे भी आइडिया होगा कि यार वाक़ई एफ़र्ट हमने की हुई है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। सेक्शन 17 3 बताता है कि आपने फॉर्म 1 पे हमें बताना है, ऑडिटर हमें बताए कि आपने कंपनी को पैसे दे दिए, ठीक है? और उस सर्टिफ़िकेट को हम बोलेंगे रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है? अब ये जो फॉर्म 1 है, ये कैसा होता है? ये आप देखें जी, ये वाली चीज़ आ रही है। ऑन द लेटरहेड ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है? इसको बोलते हैं ऑडिटर सर्टिफिकेट वेरिफाइंग रिसीट ऑफ कंसिडरेशन मनी। जो चीज़ें आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं ना, उतने आपने पैसे पे करने हैं। किसको आपने पे करने अच्छा सॉरी, आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो सॉरी। वही जो जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स रेगुलेशन है ना, उसमें अपेंडिक्स 3 में वो फॉर्म 1 को बना के दिया गया है, ठीक है? ये सर्टिफिकेट प्रैक्टिकली कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर्टिफिकेट होता है, ये वाला।
ठीक है। इस सर्टिफिकेट पे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस होता है, इसमें लिखा होता है कि फलां साहब ने, अब ये सिंगल मेंबर कंपनी थी तो एक ही बंदा था, उसने 10,000 शेयर लिए थे और एक शेयर 10,000 रुपए का था, तो 1 लाख रुपए उसने कंपनी के यूबीएल बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए थे और ये ऑडिटर ने अपने लेटर पे कंफर्म कर दिया था कि वाकई उसने जमा करवा दिए हैं। तो ये वाली चीज एससीसीपी को हम बता देते हैं, ठीक है। नहीं यार, मेरी तरफ स्क्रीन शेयर शो कर रहा है, नहीं आ रही स्क्रीन, प्लीज दोबारा बताएं। और ये सर क्लियर है? और ही सर अभी इज़ेड अहमद एंड को वाला चार्टर्ड अकाउंट बिल्कुल आ जी रही जी है। ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये बेसिकली मेरे पास सर्टिफिकेट अभी वो दूसरा हमारे वाला नाम से नहीं पड़ा हुआ था, तो इसी को मैंने खोल के दिखा दिया आपको। तो बेसिकली गाइड करना है ना, इस तरह से होता है ये। अब इस कानून के अंदर है, ये जो आपका जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स रेगुलेशन है ना, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी, ये सेक्शन भी, अभी आपने मेरी बातों पे नहीं यकीन करना, आपने इस सेक्शन को जाके खुद पढ़ना है, फिर आपने ढूंढना है कि अच्छा इस सेक्शन की वजह से आया है। सेक्शन 17 ढूंढेंगे, उसका सब सेक्शन आप 3 ढूंढेंगे, ठीक है। समटाइम ऐसी भी चीजें, आप नई चीजें भी ढूंढ के लेके आएंगे कि आपने अपने आप को माशाल्लाह से एक स्टेप इस तरह लेके जाना है कि आप जो है ना, मतलब कहें कि अच्छा इस तरह से लॉ पढ़ना है। फिर ये वो बता रहा है कि अपेंडिक्स में इसका फॉर्मेट है, आप ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेंगे, पैसे जमा करवाएंगे, वो एससीसीपी को बता देंगे। तो इसको कहते हैं हम कि हमने रिपोर्टिंग कर दी है कि जितने पैसे सब्सक्राइबर ने शेयर अंडरटेक किए थे उतने पैसे कंपनी को दे दिए और कंपनी अब उन पैसों को यूटिलाइज करेगी, ठीक है जी। एग्रीड। उसके बाद ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप ना इसको देखिएगा, मैं इसमें से जो ज़रूरी ना चीज़ें जो लिखी थी लिस्ट में वो भी बताऊंगा, ये बताऊंगा, लेकिन ये कल मैं आपसे कल ही नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। लेकिन आपको रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये आपको स्क्रीन मोस्ट प्रॉबली ये व्यू कर रहे होंगे आप लोग। इसमें ना बेसिकली ये सेक्शन दिया गया है कि ये किस सेक्शन की वजह से आपको बोला जा रहा है, किस कंपनी पे ये वाली चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। कुछ कंपनियों में कुछ रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं भी होती, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट, इसका पर्पज़ क्या है, कितने टाइम में आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, ठीक है। ये जो सारे फॉर्म लिखे होंगे ना, ये फॉर्म आपको मिलेंगे जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018, कंपनीज जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018। ये भी मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एक्ट है ये भी आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। फिर मैं भूल जाता हूँ तो मैं याद दहानी करवा दिया करें। तो इसमें हर एक का रेफरेंस है, हर एक चीज का रेफरेंस आ रहा है और आप सेक्शन को जरूर पढ़ेंगे और जहाँ पे आपको सेक्शन नहीं समझ आएगा आप मुझे बताएंगे, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर लाजमी तौर पे गाइड करूंगा, ठीक है। अभी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला डॉक्यूमेंट मैंने भेजा, अभी मैं जनरल प्रोविजंस वाला भी भेज देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को भी देख लें। अभी मैंने स्क्रीन स्टॉप की है, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें ताकि मैं आपको ये चीज़ शेयर कर सकूँ। अच्छा सर, ये जो पोस्ट कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स अभी आप दिखा रहे थे, इसमें टाइम फ्रेम का भी एक कॉलम आ रहा है। तो जी बेसिकली जी। टाइम फ्रेम भी इसी लॉ के अंदर लिखा हुआ है, जितना मुझे याद पड़ा है, मैंने 1984 का पढ़ा हुआ है जो नहीं था नहीं ऑर्डिनेंस। सर, बिल्कुल सर, इसके अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना लिखा हुआ है, राइट ठीक है। उसी सेक्शन को आपको जाके पढ़ेंगे, उस सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, यानी कि बिल्कुल उसकी टाइम लिखा हुआ है, कितना टाइम फ्रेम है वो टाइम follow- फ्रेम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, बैच 2 रिमूव मी प्लीज, नीड एक्सेस, ये क्या कह रहा है भाई, ग्रुप के अंदर है, ये नया बंदा है। उसको कहो ना बेगम के साथ बैठ के गप्पे मार रहे हो, 2 मिनट क्लास अलग बैठ के ले लो ना, बाकी सब को डिस्टर्ब कर रहे हो। उसको कहो लिंक दोबारा ज्वाइन करे ना। अच्छा जी, कंपनी बनने के बाद हमने सबसे पहले कंपनी वो बता दिया रजिस्ट्रार साहब को कि आपके अकाउंट में हमने पैसे जमा करवा दिए, मतलब कंपनी के अकाउंट में हमने पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कहा था फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न में जाके आपने फॉर्म 1 सबमिट करना है। अगर वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर चुके हैं तो यहाँ पे वो वाला डॉक्यूमेंट अगेन शो नहीं होगा। मैंने अभी क्लिक किया, ओपन हो रही है स्क्रीन, 1 मिनट के लिए वेट करें। वैसे जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म रेगुलेशन भी मैंने भेज दिया है, मैं आपको दूसरा सुपर डाटा लॉ सिस्टम से ना
अपडेटेड जो है ना कंपनी डायरेक्ट भेज दूं, अपडेटेड। कंपनीज एक्ट, ये मैं आपको बाद में जी अपडेटेड भेजता हूँ, अभी ना थोड़ा सा सर्च करने में इशू कर रहे हैं। अब हमारा ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सबमिटेड है, ठीक है, फॉर्म 1, तो इसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो फॉर्म 1 आपको आ रहा होगा, ठीक है, आपने उसको सबमिट करना है। और लेटेस्ट कंपनियों में वैसे भी आप इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ बता दूं कि ये रिक्वायरमेंट भी वेव ऑफ हो गया, लेकिन पुरानी कंपनियों के लिए ये एप्लीकेबल है, जो कंपनियां पुरानी बनी हुई हैं। नई कंपनियों के लिए ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है, इसके अंदर अडॉप्टर लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका एक सेक्शन 197 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद फरमा लें। करना मेरे ला के रखना। देख रहे हैं जी ये वाली स्क्रीन 197 आपको नजर आ रहा है जी? सर याद रखिएगा कि कंपनी ने लाजमी तौर पे जब भी कोई डायरेक्टर चेंज हो जाए कंपनी का, ठीक है, चीफ एग्जेक्टिव चेंज हो जाए, कंपनी सेक्रेटरी चेंज हो जाए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चेंज हो जाए, ठीक है, आपका ऑडिटर चेंज हो जाए, आपका लीगल एडवाइजर चेंज हो जाए, ये लोग जब भी चेंज होंगे तो इसके लिए फॉर्म 29 आपने फाइल करना ही करना है। क्या करना है? फॉर्म 29 फाइल करना ही करना है जी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी ऑनलाइन सबमिट होंगी, सारी रिक्वायरमेंट्स। ये बस आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्म सबमिट करना है। जो पोस्ट रिक्वायरमेंट वाला वो जो डॉक्यूमेंट है ना, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट, उस पर लिखा हुआ है कौन सा फॉर्म है। वो फॉर्म स्टैट्यूटरी रिटर्न्स के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। हाउ रनिंग बिजनेस सब्सक्राइब्ड मनी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। भाईजान जब आप यसूफ साहब कंपनी बना लेंगे, जितने कोई बंदा शेयर ले लेगा, वो ऑडिटर से सर्टिफिकेट ले लेगा, भाईजान मैंने कंपनी के खाते में इतने पैसे जमा करवा दिए। सिंपल, नॉट टफ। हाउ रनिंग बिजनेस सब्सक्राइब, ये फिर ऑडिटर के पास आ जाएगा। सर अब ये रिक्वायरमेंट ऑनलाइन ही सबमिट होंगी जी, ऑनलाइन सबमिट होंगी। सर इफ अ डायरेक्टर रिजाइन देन हाउ वी विल रीअपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर इन द कंपनी। भाईजान रीअपॉइंट करने के लिए हमने फॉर्म 29 फाइल करना है। अभी आपके सामने फॉर्म 29 खोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिजाइन जो करेगा उसके लिए एक रेजिग्नेशन उससे ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सीईओ साहब होंगे, रेजिग्नेशन लेटर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक रेजिग्नेशन लेटर है, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये स्क्रीन देख लें। अगर कोई भी बंदा कहता है जी इस बंदे को हमने निकालना है कंपनी से, इसका रेजिग्नेशन लेना है, ऐसे नहीं है कि वो जबरदस्ती आप उसे ले लेंगे, ठीक है। वो बंदा लाजमी तौर पे ऑब्वियसली अपने शेयर किसी और बंदे को, अगर ये आप देखें सपोज करें प्राइवेट कंपनी थी ना, तो ये फौरी तौर पे रिजाइन तो कर सकता है, लेकिन इसके शेयर्स भी आगे किसी और को ये ट्रांसफर करेगा, तो ये बैर वाले बंदे को ट्रांसफर नहीं करेगा। जो सेक्शन मैंने 75 76 कल आपको बोला था, वो आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बंदे ने रिजाइन करना होता है ना, तो ये एक रेजिग्नेशन लेटर जो होता है ना, सिंपल पेज पे ये वाला रेजिग्नेशन वो सबमिट कर देता है किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। और ये वाला लेटर इसके साथ साथ एक एफिडेविट होता है, जो कि एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे होता है, वो भी आपने सबमिट करना होता है एचसीपी को। वो कैसे सबमिट करना होता है फॉर्म 29 पे? कैसे? चलो अब हम चलते हैं उस चीज पे। ये वाला सेक्शन 197 पढ़ लेना, ये बड़ा अहम सेक्शन है।
अब ये जो फॉर्म 29 है ना हमारा, अब ये बेसिकली है सिंगल मेंबर कंपनी में प्राइवेट कंपनी खोलता हूँ कोई और, ये भी प्राइवेट होती है लेकिन वो खोलता हूँ जिसमें एक से ज्यादा मेंबर। लेट्स सपोज हम खोल रहे हैं इस कंपनी को, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म कौन सा हमने फाइल करना है जी। ट्वेंटी 29 अभी ओपन हो रहा है, वेट हवा है। हाँ जी, सिस्टम ना इनका वीकेंड पे वैसे थोड़ा स्लो होता है। वीकडेज में आप नॉर्मली देखेंगे ना, आप कहेंगे कि हमें आप ऑनलाइन ऑनलाइन बोलते हैं, लेकिन ये सिस्टम तो इनका ऑनलाइन बिल्कुल फारिग चलता है, ऐसा चलता नहीं है। अच्छा, तो इस चीज़ पे ना आपने नहीं जाना। ये नॉर्मली आप ये कह लें कि आपका वीकेंड पे ऐसा मसला होता है, वीकडेज में ऐसा मसला नहीं होता। अभी एक फॉर्म ए होता है, फॉर्म ए बता देता हूँ क्योंकि बेसिकली ये फॉर्म ए बना हुआ है। फॉर्म 29 भी आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये फॉर्म अभी ए फिल हुआ हुआ है। सेक्शन 130 है हमारा, एक 130 अप्रिशिएट द फॉर्मेट ऑफ द प्रोसेस फॉर ट्रांसफर शेयर अंडरटेकिंग। जी मैं फाद आवा साहब बिल्कुल भेजता हूँ। ये बस इस क्लास को खत्म होने के बाद मुझे ग्रुप के अंदर भी याद दयानी करवा दीजिएगा, फिर मुझे ग्रुप में ढूंढना पड़ेगा अपना लैपटॉप में, फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एनुअल रिटर्न, जिस तरह एससीपी की एक रिटर्न होती है, इस तरह एफबीआर की रिटर्न होती है, इस तरह एससीपी की भी एक रिटर्न होती है, जिसमें हम एट द डेट ऑफ एजीएम बताते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्म फाइल होता है जिसको फॉर्म कहते हैं, फॉर्म ए। वो ये वाला फॉर्म होता है। ये हम आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन खुद ब खुद सिस्टम उठा लेता है। ये अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर खुद उठा लेता है सिस्टम। अब ऑनलाइन का ये फायदा है, कंपनी का नाम खुद ब खुद उठा लेता है। आपको डेट ऑफ जो आपकी अपना मीटिंग है, जिस दिन ये बेसिकली एजीएम पहले हुई होगी, उसके बाद हम ये फॉर्म बना रहे होते हैं। एजीएम मैंने कहा कब हुई है, 10 अक्टूबर को। और फॉर्म ए कब तक बन रहा है, ये 10 अक्टूबर का भी बन सकता है या उसके बाद का बन सकता है, ये 9 अक्टूबर का नहीं बन सकता, क्योंकि फॉर्म ए बता रहा है कि हमारे एजीएम के दिन कौन कौन से मेंबर थे। तो एजीएम यहाँ पे हुई है और सेम मेंबर की डिटेल हम उसको बताएंगे, ठीक है। अब कौन कौन से मेंबर हैं ये देखते हैं। ऑफिस का एड्रेस हमने बता दिया। ये लोग हैं जी कंपनी के मेंबर्स एट द डेट ऑफ एजीएम, ठीक है। उनका एड्रेस क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो किस दिन अपॉइंट हुए इस कंपनी के अंदर, वो सारी चीजें, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू कर देना होता है, सिंपल। ये अब सिग्नेचरीज के आ रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर्म एक छोटी सी चीज है, लेकिन इस चीज का कंपनियां बकायदा, जो आपके जैसे कंसल्टेंट हैं, वो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, इवन के 5 हज़ार भी, 25 हज़ार भी, डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी कंपनी है। इवन के 10-10 लाख भी होते हैं बड़ी कंपनियों का, तो वो कंसल्टेंट चार्ज करते हैं। अब ये है कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इसके फॉर्मेट आपने खाने भरने हैं, इसको फिल करना है। ये फॉर्म एक्चुअली इसका जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन में फॉर्म ए का फॉर्मेट दिया गया है, जो ये है। ये देख रहे हैं आप लोग, नजर आ रहा है आप लोग को, प्लीज कंफर्म कर दें। जी फॉर्म बिल्कुल आ रहा है सर। जी सर, फॉर्म बिल्कुल। क्लियर है। ये फॉर्म ए में किस किस बंदे की डिटेल्स होती है ये आप देख लें। इसमें ऑथराइज कैपिटल आ रहा होता है, पेड अप कैपिटल आ रहा होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स आ रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें सीएफओ की डिटेल्स आ रही होती हैं, सेक्रेटरी की डिटेल्स आ रही होती हैं, लीगल एडवाइजर की डिटेल्स आ रही होती हैं, ऑडिटर की डिटेल्स आ रही होती हैं, ठीक है। देन आपके लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। यही लोग फिर मेंबर्स भी होते हैं। लॉ कहता है कि आपने लिस्ट ऑफ मेंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो ये वाला भी फॉर्म एनुअली हर साल फाइल होता ही होता है। इसको सिंपली, बहुत मुश्किल नहीं है, आपने ओपन करना है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। उसको सिंपली इस फॉर्म को फिल कर देना है, इस चीज को। और इसमें से ना ये एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे फीस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एजीएम की डेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये दो चीजें खुद ब खुद लिखी हुई आ रही होंगी, ये दो चीजें, इसको आपने नहीं छेड़ना, ऑटो में आएंगी। इस चीज को होल्डिंग कंपनी को नहीं छेड़ना।
या पता नहीं इसने ऑटो में गलती से उठा लिया है, ये वाली चीज़ यहाँ पे रजिस्ट्रार नहीं आना चाहिए। ये तो सिर्फ होता है लिस्टेड कंपनी में। देन आप ये देखें पर्टिकुलर्स किस किस बंदों के आने हैं, ये बंदे लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आपने सिंपली कंटिन्यू किया, नथिंग है, ठीक है जी। अब हमारा तो कंसर्न ये है कि फॉर्म 29 वहीं का वहीं है जहाँ से हम इधर आए थे, ऐसे ही है ना। इस कंपनी का भी अभी हमने रिसेंटली फॉर्म 29 फाइल कर दिया है। लेट मी सी अनदर कंपनी। बेसिकली ना हर साल की रिक्वायरमेंट होती है, तो अभी ये अक्टूबर नवंबर में ना सारी कंपनियों की हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी थी, तो इसलिए ना वो कुछ फॉर्म हमें मिल नहीं रहा है। जो सबमिट हो जाता है ना, फिर वो फॉर द टाइम बिंग उतने टाइम के लिए डिसेबल हो जाता है। लाइक जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, 2022 के रिटर्न आपने फाइल कर दी थी, तो आपका दोबारा 2022 का फॉर्म ओपन नहीं होता। आप लोग को आइडिया होगा, आई बिलीव। आइडिया है ना आप लोग को? चलिए जी, मैं फॉर्म जो आपका 29 है ना, उसको यहाँ से दिखा रहा हूँ फॉर्म होता कैसा है। वहाँ पे ना जितनी कंपनी आ रही है ना, उनका ऑलरेडी वो फिल हुआ हुआ है, ठीक है। ये जी फॉर्म 29 होता है, ये देख लें। प्रैक्टिकली मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, पोर्टल पे भी ऐसा होगा, मैन्युअली भी आप फाइल कर सकते हैं। ये किस सेक्शन की कंप्लायंस है? सेक्शन 197 रेगुलेशन 4 जब भी कहेगा तो हमने जनरल प्रीवियस एंड फॉर्म रेगुलेशन 2018 कहना है। सर रिटर्न की किस मंथ में फाइल करनी होती है? भाईजान रिटर्न फाइल करनी होती है जब आपकी एजीएम हो जाती है उसके बाद, ठीक है। और इसको अगर आप मोर स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं ना जतोई साहब, तो सेक्शन 130 आप पढ़ेंगे, तो उसमें वो कहता है कि एजीएम होने के बाद आपने फौरी से पहले आपने तो तकरीबन 30 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने रिटर्न फाइल कर देनी होती है। ये रिटर्न वो एफबीआर वाली रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये कंपनी का वो रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑटो में उठा लेता है, नेम ऑफ कंपनी ऑटो में उठा लेता है, आपने देखा होगा। देन आपकी ये फीस ये भी ऑटो में वो कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। ये नेम ऑफ द अपॉइंटमेंट, अगर कोई नया डॉक्टर आ रहा है तो उसका आपने क्या लिखना होता है? प्रेजेंट, उसका नाम क्या है, उसका एनएसी नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, वही वाली जो पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन बनी थी, ये सारी वही इन्फॉर्मेशन है। और कोई बंदा सीज कर रहा है ऑफिस, यानी कि रिजाइन कर रहा है, वो कौन सा बंदा है? अब बंदा एक सिर्फ रिजाइन कर रहा है तो हम ये न्यू अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म फिल नहीं करेंगे, हम ये रेजिग्नेशन वाला फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। पोर्टल पे ये सारा एज इट इज आ रहा होगा, ठीक है। दो ही केसेस हो सकते हैं, या न्यू अपॉइंटमेंट हो सकती है या फिर कोई रेजिग्नेशन हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से एक चीज आप कर लेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन एजीएम। जी मैं एजीएम बता देता हूँ। बेसिकली ना कंपनी में दो फंक्शन होते हैं, दो डिपार्टमेंट होते हैं, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कंपनी चलाते हैं, जिसको मैनेजमेंट आप कह लें, मतलब जो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो कंपनी को लोग चलाने वाले हैं, ठीक है, उनको मैनेजमेंट बोलते हैं। एक वो लोग हैं जो कंपनी में समझे उससे एग्जेक्टिव पोजीशन में बैठे हुए हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे ही दूंगा, जैसे कंट्री के अंदर कुछ ऐसे आपके मिनिस्टर्स होते हैं और एक मिनिस्टर्स के नीचे टीम होती है, ठीक है, लेट्स सपोज। तो एक कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी में समझो शेयर होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कंपनी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं। डायरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजिक लेवल के फैसले करते हैं, बताते हैं कि आप जी ये कर लें, आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, लेकिन करने कराने वाले लोग कुछ और होते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट की होती है ना, हम एक चले जाते हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे, उसमें मेरे और आपके जैसे लोगों ने भी शेयर इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक है। चलाने वाले लोग और हैं, कंपनी के ऊपर लीड करने वाले लोग और हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ और लोग की भी है, कुछ और लोग की भी है। जो बड़े लोग हैं वो कंपनी को चला रहे हैं, जो छोटे लोग हैं मेरे और आपके जैसे वो कंपनी को चला तो नहीं रहे, बट दे हैव इन्वेस्टेड। तो अब उनको कैसे उनका कॉन्फिडेंस विन किया जाए, छोटे लोग का, मतलब जिनकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वो उसको कहीं लॉस नहीं किया जा रहा, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे जो आपको प्रॉफिट दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही दिया जा रहा है, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट कोई खा नहीं रहा। मतलब इनफैक्ट ये कह लें कि हम भी किसी को इन्वेस्टमेंट देते हैं ना, तो हम जानने वाले को देते हैं। तो कंपनी को जब हमने दी तो कंपनी में बैठे हुए लोग हमारे जानने वाले नहीं है, वो हमारे प्रॉफिट लेके पैसे लेके भाग गया। तो हर साल इसका एक ऑडिट होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं।
फिर वो वाले जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं उसको एक मीटिंग बुलाई जाती है सारे मेंबर्स की, उसमें उनके सामने वो अकाउंट्स रखे जाते हैं, उनको बताया जाता है देखो ये कंपनी की पूरे साल की ऑपरेशन है, इतनी सेल हुई, इतने खर्चे हुए, इतना प्रॉफिट आया, इतना टैक्स दिया, इतनी सैलरियां दी। तो जो वो मीटिंग होती है ना उसको कहते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, वो सालाना मीटिंग होती है। ये भी एक आपका सेक्शन है, वो तकरीबन नियरली मेरा ख्याल सेक्शन 133 है, 134 है, जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि जनाबे वाला एजीएम कब होती है, कैसे होती है, ठीक है? तो उसमें सारा कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आई होप बाकी लोग को भी एजीएम का आइडिया हो गया होगा थोड़ा। मुनीब साहब आप बताएं, आप मुहिब साहब आपको आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया माशाल्लाह। पक्की बात है? अब पक्की बात है सर। चलो फिर सही है, चलो थैंक यू। कहते हैं अच्छा जी, ये आपने फॉर्म फिल करना होता है, ये ऑनलाइन आपका फॉर्म आएगा, ठीक है? जब भी आपने फाइलिंग करनी होगी ना तो ये आपको ऑनलाइन शो हो रहा होगा। ये डिक्लेरेशन, ये भी आप जो उधर फिल नहीं कर रहे होते हैं, नाम शाम लिख रहे होते हैं, या बस फॉर्मेट ऐसे बना हुआ है, पोर्टल पे कैसा आ रहा होता है वो आपको पता है। मैन्युअली होगा तो सिग्नेचर होंगे, ऑनलाइन होगा तो सिग्नेचर नहीं होंगे, उसमें पिन होगी, ठीक है? अगर कोई इंटरमीडिएट फाइल कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और ये आपका फॉर्म नॉर्मली सबमिट हो जाता है। और ये बेसिकली यहाँ पे अभी अपीयर नहीं हो रहा, मसला ये आ रहा है कि वरना मैं आपको यहाँ से दिखा दूं कि देखो भाइयों ये इस तरह से होना है। ये बल्कि फॉर्म 29 हमारे पास आ भी है एक। ये फॉर्म 29 में हमने आपको बताया था क्या क्या चीजें होती हैं, मिल गई है कंपनी। फॉर्म 29 के अंदर अंदर मैंने आपको बोला था, एक तो ये आप फॉर्मेट प्रॉपर मैच करेंगे, मैच करेगा आपका, ठीक है? ये इनकॉर्पोरेशन नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, पेमेंट कितनी है, इसकी फीस, ये ऑटो में फिल कर देता है। अब मैंने इसको कहा कि न्यू अपॉइंटमेंट हो रही है, ठीक है? न्यू अपॉइंटमेंट करने वाले का क्योंकि हमारी फर्म है तो इसका कोई एनएससी नंबर तो नहीं होगा, फादर हस्बैंड नेम नहीं होगा, इसका एड्रेस होगा, ठीक है? उसके बाद इसका डेजिग्नेशन क्या है, ये ऑडिटर है, ठीक है? नेशनैलिटी क्या है, उसके बाद इसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, ठीक है? ये अपॉइंटेड है। बेसिकली दो तरह के लोग होते हैं, जैसे बिलावल साहब कहते हैं जी इलेक्टेड होता है, एक सिलेक्टेड होता है। तो अपॉइंटेड एक कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ सिलेक्टेड होता है। जो इलेक्टेड होता है ना तो वो एक अलग चीज होती है। नॉर्मली कुछ डायरेक्टर्स भी होते हैं ना, ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड वाली बात किसी दिन और करेंगे। ये डायरेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको बतानी बड़ी जरूरी है। अगर कोई बंदा रिजाइन कर रहा होता तो ये वाली यहाँ पे चीज नहीं आती। आप कहेंगे ये बना कैसे है, ये यहाँ पे अपडेट फॉर्म डाटा। अब मैंने ये कंबाइन फॉर्म फाइल किया हुआ है, फॉर्म ए एंड फॉर्म 29। ये देखें जी, ये वाले लोग पहले ऑलरेडी कंपनी के अंदर थे। मैंने जब फॉर्म जब भी खोलूंगा ना, फॉर्म 29 जब भी खोलूंगा तो जितने ऑलरेडी डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, सेक्रेटरी, अब इस कंपनी के अंदर ना सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है, इसके अंदर डायरेक्टर आ रहा है, इसके अंदर ऑडिटर आ रहा है। पहले इसके अंदर 3 लोग थे जब मैंने फॉर्म खोला था। ऑटो में जब भी आप खोलेंगे आपके सामने ये 3 आएंगे। नॉर्मली अगर 2 हैं तो 2 आएंगे। आप ये ना कहिएगा कि हमारी कंपनी में भी 3 आने चाहिए। जितने लोग होंगे वो आएंगे। जिस बंदे को आपने हटाना होगा आप उसको अपडेट एग्जिस्टिंग कर देंगे, ठीक है? आप उसको बता देंगे कि ये डिजाइन कर गया है, डाई हो गया है, ये इलेक्ट हो गया है, डाइड हुआ है, फलां, मतलब कुछ भी हो सकता है। अपॉइंट होने का मतलब ये है कि आप ये कह लें कि इस बंदे को हमने दोबारा अपॉइंट कर दिया। री अपॉइंट का मतलब है कि पहले भी अपॉइंटेड था, आप दोबारा उसको री अपॉइंट किया है। इलेक्टेड का क्या मतलब है कि इलेक्शन के जरिए आया है। री इलेक्टेड का मतलब क्या है कि पहले भी इलेक्शन के जरिए आया था, दोबारा इलेक्शन के जरिए आया है। डाइड भी हो सकता है, रिजाइंड भी हो सकता है, ठीक है? तो बात करने का मकसद ये है कि जब अपॉइंटमेंट न्यू होगी ना या कोई नया बंदा आएगा तो हम यहाँ पे ऐड न्यू करके ना एक लाइन डालेंगे। जो ही आप ऐड करेंगे तो ये अपॉइंटेड अपॉइंटेड ऑटो में करता जाएगा, ठीक है? ऑटो में जब भी नई अपॉइंटमेंट आएगी वो अपॉइंटेड शो करेगा, लेकिन आपने उसको अपनी मर्जी से ये शो कर लेना है कि इसका एनएससी चेंज करना है, ये डिस्क्वालीफाई हो गया, ये रिमूव हो गया। सपोज करें हमने इस ऑल्टर को रिमूव करना हो, आप यहाँ पे अपडेट एग्जिस्टिंग करेंगे, ठीक है? अब बल्कि इसको न्यू एंट्री पे लाना पड़ेगा, इसको भी रहने दें। आपने सिंपली करना क्या है, कंक्लूजन के तौर पे जिस बंदे को लगाना है आपने एक एंट्री ऐड करनी है। यहाँ पे उसका बता देना है कि वो अपॉइंट हो क्या है, उसका नाम क्या है डायरेक्टर का, ये अब डायरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। उसका डेजिग्नेशन क्या है, कितने बंदों की कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हो सकती है, डायरेक्टर की, चीफ एग्जीक्यूटिव की, मैनेजिंग एजेंट की, सेक्रेटरी की। ये लोग कंपनी के अंदर अपॉइंट किए जा सकते हैं। किस सेक्शन की कंप्लायंस में? सेक्शन 190 की कंप्लायंस में। उसका एनएससी क्या है बंदे अपॉइंट होने वाले का, उसका फादर नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। सपोज करें आप कहते हैं न्यू तो नहीं है सर, हमने एग्जिस्टिंग बंदे को निकालना है, तो हम फिर क्या करेंगे? अगर इतनी चीज आ रही हो, मैंने इस बंदे को निकालना है, इसको, मियां मुबशर हुसैन को,
एक होता है रिमूव करना, एक होता है रिजाइन करना, दोनों में फ़र्क है। मैं इसको एक वक़्त में बताता हूँ कि रिजाइन करना और दूसरा वक़्त में बताता हूँ इसका रिमूव करना। रिमूव करना तो आप यहाँ पे आएँगे, आप डेट एग्जिस्टिंग करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप कहेंगे जी ये बंदा क्या हो गया जी, हमने इसको रिमूव कर दिया। अगर आप रिमूव करेंगे तो इसके लिए कब रिमूव हो सकता है, ये अलग से लॉ में लिखा हुआ है कि स्पेशल रेज़ोल्यूशन होगी, 3/4 की मेजॉरिटी होगी। वो अब अलग से मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये एडवांस कॉर्पोरेट लॉज़ में ये चीज़ आती है, ये बेसिक में नहीं आती। लेकिन रिमूव भी डायरेक्टर को किया जा सकता है 2 तरह से, एक एजीएम बुला के, एजीएम नहीं ईओजीएम बुला के, और दूसरा डायरेक्टर की स्पेशल रेज़ोल्यूशन से। दूसरी चीज़ ये कि ये रिज़ाइन कर जाए, फिर हम यहाँ पे रिमूव नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे रिज़ाइन, ठीक है? फिर इस केस में रिज़ाइन्ड होगा तो रेज़िग्नेशन अटैच होगा, रिमूव्ड होगा तो स्पेशल रेज़ोल्यूशन अटैच होगा, ठीक है? यानी कि कभी भी डायरेक्टर को आपने चेंज करना है, तो आपने लाज़मी तौर पे फॉर्म 29 फाइल करना है और यहाँ पे आपने अपडेट एक्जिस्टिंग करना, रिज़ाइन करना होगा तो अपडेट एक्जिस्टिंग करेंगे, न्यू अपॉइंटमेंट करनी होगी तो यहाँ से ऐड करके उस बंदे का नाम वगैरह लिख देंगे। तो मेरा ख्याल है मैंने कोई बहुत ज़्यादा ही बोल दिया है, तो काइंडली मुझे एक्सप्लेन करें, कोई बंदा बताए कि कुछ समझ आई है? सर ये अटैचमेंट के लिए अलहदा कॉलम कोई बना हुआ है आगे? जी, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये कंटिन्यू कर देते हैं ना ये फॉर्म को कंटिन्यू, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट स्क्रीन ये, ठीक है? जब नेक्स्ट स्क्रीन ये आती है ना, तो ये देखना है अपडेट अटैचमेंट, एडिशनल अटैचमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? इसके अंदर स्टैट्यूटरी अच्छा डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप ऐसे क्लिक करके अटैच कर देंगे। अब ये देखो कि हमने इस कंपनी का कंसर्न लेटर अटैच किया हुआ है क्योंकि हम नए ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं ना, उसने कहा था कि ऑडिटर का कंसर्न लेटर भी देना है, ये देख लें हमने इसका कंसर्न लेटर भी अटैच किया हुआ है, ठीक है? बिल्कुल सही है सर। इस तरह अगर रेजिग्नेशन होगा तो रेजिग्नेशन को अटैच कर देंगे। इस तरह अगर रिमूवल होगी तो स्पेशल रेज़ोल्यूशन को अटैच कर देंगे। जी, प्लीज़ बताएँ समझ लग गई है कि नहीं लगी? जी सर, लगी है। कोई और साहब भी बताएँ? सर यहाँ तक तो माशाल्लाह क्लियर हो गया। नहीं कि जिस बंदे को नहीं समझ लगी चलो वो बता दे। कोई साहब नहीं है? अब इतना तो मैंने अच्छा नहीं बताया कि सबको समझ आ गई। सर मेरे एक दो क्वेश्चन है लेकिन वो क्वेश्चन आंसर के सेशन में पूछूंगा अच्छा, क्वेश्चन आंसर Yes. सेशन में पूछेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, चलो ठीक है। चलें मेरा ख़्याल है कि अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। तो फॉर्म 1 का आपको आइडिया हो गया कि फॉर्म 1 जो है ना वो हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि अभी लेट मी सी बेसिकली ना मैं अपडेटेड लॉ को एक दफ़ा मैं भी देख लूँगा, नुमान की कंपनी बुक पढ़ी है? अच्छा दूसरा अपनी बस रहने दो। सेक्शन 17 का जो सब सेक्शन 3 है ना जी उसको हम देख लेते हैं। वैसे तो एससीसीपी ने अभी मतलब ना इन लोगों ने लॉ में चेंज की है। अगर इसमें ना इस सेक्शन को उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ ना तो फिर आप ये समझ लें कि आपने नहीं फाइल करना फॉर्म 1, ठीक है? अगर ये आ रहा हुआ ना तो आपको फॉर्म 1 फाइल करना ही करना पड़ेगा। आप कहीं नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर लेवल 1 की पेनल्टी होगी, ठीक है? फॉर्म 1 आप ये समझ लें कंपनी बनने के बाद अच्छा न नए कानून में देख लिया है, अगर ओमिटेड है तो फिर ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई। जब भी कंपनी में मैंने आपको बताया डायरेक्टर चेंज करना होगा फॉर्म 29 के ज़रिए। फॉर्म 29 के ज़रिए सुन लें आज, क्या-क्या हो सकता है? हमने बताया था लीगल एडवाइज़र चेंज होगा, कंपनी सेक्रेटरी चेंज होगा, ऑडिटर चेंज होगा, उसके बाद आपका सीएफओ चेंज होगा। यानी कि ये सारी चेंजेज़ आप ये कह लें मैं अब सिनेरियो बनाता हूँ डिफरेंट सिनेरियो। आपकी कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर हैं, लेट्स सपोज़ ए एंड बी। अभी मैं जस्ट एक डिस्कशन करने लगा हूँ। आपने ए को हटाना है, आप फॉर्म को खोलेंगे फॉर्म 29 को, उसमें दोनों डायरेक्टर लिखे हुए आ रहे होंगे, जैसे अभी लिखे हुए आ रहे थे। लेट मी ओपन इट। 2 डायरेक्टर आ रहे होंगे, एक यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे उसका मिस्टर ए नाम लिखा होगा, यहाँ पे मिस्टर बी लिखा होगा, नीचे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सपोज़ करते हैं हमारी कंपनी में कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बल्कि वो बंदा भी 3 दफ़ा आ रहा होगा, एक दफ़ा डायरेक्टर एक बंदा क्योंकि चीफ एग्ज़ेक्टिव भी तो होता है ना जब हमने फॉर्म फिल किया था आपको याद होगा। आप कहते हैं मैंने एक बंदे को हटाना है, आपने सिंपली अपडेट एक्जिस्टिंग करना है, ठीक है? और उस बंदे को यहाँ से
रिजाइन करवाना है। रिजाइन करेगा तो अटैचमेंट में जाके उस बंदे का रेजिग्नेशन लगा देना, ठीक है। अगर रिजाइन नहीं कर रहा, उसको आप निकाल रहे हैं, तो आप अकेले उसको नहीं निकाल सकते। फिर आप बल्कि कहेंगे कि मैंने रेजोल्यूशन बुलाई, मीटिंग बुलाई, मीटिंग में भी दोनों आप मेंबर ही होंगे, दोनों बैठे होंगे, और आप कहेंगे कि उस बंदे ने मुझे रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया, ठीक है। वो रेजिग्नेशन टेंडर कर देगा और आप उस रेजिग्नेशन को अटैच कर देंगे, या आप कहेंगे कि हमने यूनानिमस फैसला किया कि वो रिमूव हो जाए, तो उस चीज को आप अटैच कर देंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप कहते हैं कि नहीं जी, मैंने अपनी कंपनी के अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करना है। जो भी बंदा आ रहा है या जा रहा है ना, आपके पास उसका कोई ना कोई लीगल वेट, कोई लीगल एविडेंस होना चाहिए। अगर ऑडिटर आ रहा है ना, आप ऑडिटर को अपॉइंट खुद से नहीं कर सकते। आप हमेशा से न्यू अपॉइंटमेंट पे जो ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे न्यू करोगे, तो आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए कि ये बंदा आ रहा है, तो इसका कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट, लेट्स सपोज ऑडिटर है तो उसका कोई लाजमी तौर पे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो, कोई कंसर्न लेटर हो। डायरेक्टर आ रहा है, तो आपके पास उस डायरेक्टर का कोई एविडेंस हो कि यार डायरेक्टर ऐसे नहीं आ रहा, इसने कोई शेयर बाय किए हैं, फलां बंदे से बाय किए हैं, एक्विजिशन कोई उसके पास डीड हो, सेल डीड बनी हो पिछले बंदे की, और ये इस बंदे ने कैरी की हो कि ये देखे मैंने शेयर बाय किए हैं। उसके बाद जो बंदा भी आपने हटाना होगा, बड़ी कंपनी में आप देखेंगे ये डिफरेंट तरह के लोग आ रहे होंगे इस तरह से ना कंपनी के अंदर, ये वाले सारे लोग आ रहे होंगे। तो आप कहें कि सर कोई भी बंदा शॉर्टली अपॉइंट करना चाहते हैं तो फॉर्म 29 के जरिए होगा, न्यू एंट्री करके। रिमूव करना है तो अपडेट एग्जिस्टिंग को करके आपने रिमूव कर लेना है। तो यहाँ तक ये आपके डायरेक्टर्स की बात है, फॉर्म 1 की बात है। एक आपका होता है फॉर्म 29, फॉर्म 45। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो आपका 2010 है, उसकी वजह से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। मैंने कहा जो फॉर्म्स है ना, 2-3 फॉर्म डिस्कस कर लें। फॉर्म 45 आपको बताता है कि आपको याद होगा कि 40,000 वाले बॉन्ड भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए हैं। ये 2 नंबरी में बड़े यूज हो रहे थे, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा इसका यूज था। तो उन्होंने इसको भी इसलिए वो नंबरिंग की तरफ जा रहे हैं ताकि 2 नंबरी हटाई जा सके। बेसिकली आपके फैटफ ने हमें हुक्म दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में कोई बेरियर इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। बेरियर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट को जो बंदा कैरी करता है वही उसका ऑनर होता है। बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर एक रिकॉर्ड कीपिंग हो, कि उसका कोई नंबर हो जिससे पता चल जा सके कि ये इंस्ट्रूमेंट इस बंदे के नाम पे है। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी होती है, और ये किसी जिस बंदे के पास हो ये गाड़ी उसकी मानी जाए, तो हम कहेंगे कि ये बेरर है, ठीक है। तो इसका कोई नंबर ही नहीं है, जो कोई आपसे छीनेगा फिर उसकी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम बॉन्ड को तो खत्म कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा बैठे बैठे यार आप अपनी कंपनियों का भी कुछ सिस्टम लगाओ। कंपनियां लोग बना के तो बैठे हुए हैं, ट्रेस तो हो सकते हैं, लेकिन आप ना एक मतलब 50 कंपनियां बना के बैठा हुआ है, आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। आप हर कंपनी को कहो कि कंपनी के बैक एंड में बैठे हुए लोग कौन है। आपके पास तो कंपनी की डिटेल्स होती हैं, आप कंपनी के बैक एंड पे जो बैठे हुए लोग हैं, वो जो सांप हैं जो कंपनी बना के बैठे हुए हैं, उनकी भी डिटेल्स लो। उसके लिए उन्होंने एक सेक्शन नया इंट्रोड्यूस किया इमरान खान साहब के दौर की हुकूमत में, 123A। उसके तहत इन्होंने कहा जी फॉर्म 45 हम आप लोग फाइल करेंगे। इस फॉर्म 45 के जरिए एक फॉर्म होता है मतलब यूबीओ का, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का। उसके जरिए हम बताते हैं कि हमारी कंपनी को बैक एंड पे ऑन कौन करता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हमने डायरेक्ट खुद फाइल कर देना है। हम पहले उस बंदे को बताते हैं, जो बंदा हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर होता है, उसको बताते भी नहीं, उससे पूछते हैं कि हमें बताएं कि आपका नाम क्या है। ये चीजें उससे हम लेते होते हैं। आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपका सीएनआईसी नेम नंबर क्या है, आपका कंपनी के अंदर जो डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर हैं आप, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं क्या है, आपका सेल नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है। तो इस फॉर्म 3 के जरिए हमने सारी चीजें एक डायरेक्टर की कंपनी को दे देनी है, और ये हर बंदे का फाइल नहीं होता। ये उस बंदे का फाइल होता है जिस बंदे की कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी हो। वो आई बिलीव अभी मुझे देखने दें, वो 20% या उससे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये मैं टेंटेटिवली बता रहा हूँ, ये 123A से मैं दोबारा कंफर्म करके आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये किसने फाइल करना होता है। अभी 123A मेरे पास आ नहीं रहा, लेट मी सी कि मैं नेट से इसको देखूं। सवाल आया जी, अपडेटेड एक्ट शेयर इन ग्रुप। चलें यूसुफ साहब, बहुत आपने अच्छा किया, अगर आपने शेयर कर दिया माशाल्लाह, जबरदस्त।
तो इसके जरिए ना उसमें से आप देख लीजिएगा किस किस कंपनी ने फाइल करना है। इसमें सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले एक कंपनी अपना एक लेटर इशू करेगी फॉर्म 42 अपने मेंबर्स को कि हमें डिटेल्स दें, फिर वो फॉर्म 43 के जरिए डिटेल्स देंगे, फिर फॉर्म 45 के जरिए, ये 3-4 फॉर्म्स हैं, बल्कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये रेगुलेशन भी जो 2018 वाली है ना, ये भी अपडेट हुई है क्योंकि इसमें भी अभी वो फॉर्म नहीं लगा हुआ। ये रेगुलेशन भी एससीसीपी ने अपनी वेबसाइट पे पुरानी रखी हुई है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने पेमेंट मोड तो सबसे पहले बताना है। द कंपनी इज इन, किस महीने में इसने इशू किया फॉर्म को, और नोटिस एज पर फॉर्म 42, फॉर्म 42 कब इशू किया मेंबर को, ठीक है, जिनके पास बाकी ये 25%, जिनके पास 25% वोटिंग शेयर थे, ठीक है, कि हमें आप अपनी डिटेल्स दें, ये आपने महीना बता दिया, ठीक है। आपने कितने नोटिस अपने मेंबर को इशू किए, 2 इशू किए, कि हमें डिटेल्स दो, ठीक है। उसके बाद इफ द रिप्लाई टू वन इज यस, अगर आप कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें नोटिस इशू की है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली होल्डिंग एट लीस्ट 25%, हमें बताएं कि आपकी कंपनी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, वो आप बताएं। मैं कहता हूँ 2 हैं, ठीक है। फिर कहता है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सबमिटिंग द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस इशूड, कितने लोग हैं जिन्होंने आपको जवाब दिया, मैं कहता हूँ दोनों के दोनों लोगों ने जवाब दिया। नंबर ऑफ मेंबर्स और रिप्रेजेंटेशन हु हैव फेल्ड टू सबमिट द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस इशूड इज, जिन लोगों ने नोटिस नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ कि 0 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस नहीं दिया, और मतलब जवाब नहीं दिया, सब लोगों ने जवाब दे दिया, 2 के 2 मैंने लिख दिए। इफ द रिप्लाई टू इज यस, कंपनी नोटेड एक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स रिसीव्ड एज पर फॉर्म 43, उन लोगों ने जो हमें जवाब दिया होगा फॉर्म 43 पे दिया होगा, ठीक है, इन रजिस्टर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप, तो हमने प्रॉपर उनको रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ यस, हमने रिकॉर्ड कर लिया। Total board of director of the company has authorized its chief executive officer or one of its director or officer to provide the information required. क्या इन्होंने एक ऐसा बंदा ऑथोराइज किया जो कल को एससीसीपी कह रहा है कि हमें डिटेल सारी देगा, तो हम कह रहे हैं जी हमने किया है, ठीक है। देन हम वो 1 बाय 1 बंदे की डिटेल्स यहाँ पे देंगे। अब ये वो बंदा है जो नॉमिनेटेड बंदा है, जो यहाँ पे 4 में नॉमिनेट होगा, वो ये सारी डिटेल्स सबमिट कर रहा होगा कि जी बिल्कुल हमने ये सारी डिटेल्स ले ली। समझो ये सॉर्ट ऑफ वो बंदा है जो एससीसीपी को कह रहा है कि हमने ऊपर वाली सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये अगली बात है कि कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ न्यू मेंबर इन टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन 2 और इन चेंजेस इन पर्टिकुलर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन प्लान ऑफ रेगुलेशन 19(1)(a). अब ये जो जनरल प्रोविजन रिफॉर्म रेगुलेशन में बोल रहा हूँ ना, उसका 19(a) आप जाके पढ़ेंगे, उसकी सब रेगुलेशन 3 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि जब कोई बंदा चेंज होता है ना, तो ऑब्वियसली एक बंदा जा रहा है तो नया बंदा आ रहा है, तो आपने नए बंदे को भी कहना है कि हमें ऊपर वाली सारी डिटेल्स दें। तो उसके बारे में कहता है कि अच्छा अगर कोई बंदा चेंज हुआ है उसको भी नोटिस निकालना है। अब उसको नोटिस निकालना है तो वो फॉर्म फिर 44 पे आपको डिटेल्स देगा। आपने वो अगेन जो चेंज वाला बंदा आएगा ना, एक जाएगा तो नया आएगा, तो नए की डिटेल्स भी हमें सबमिट करनी है, ठीक है, और अपने पास रिकॉर्ड रखना है। देन आपने डिक्लेरेशन सबमिट करनी है कि आज जो बंदा फॉर्म सबमिट कर रहा होगा, अब ये एक ऑथोराइज बंदा होगा, ये कौन बंदा होगा, वो कंपनी का डायरेक्टर होगा, तो उसकी डिटेल्स आपने डाल के इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। और अगले लम्हे में सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने सिंपली, मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, सपोज करने की मेरी कंपनी में कोई चेंज वाला सिनेरियो नहीं है, मेरी कंपनी के अंदर अंदर सपोज करें एक सिंपली फर्स्ट टाइम फॉर्म 45 फाइल कर रहा हूँ, ये मैंने डिटेल्स लिख दी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू आपने करना है। लो जी, पोर्टल एरर दे गया। सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे, एंड आगे वो आपसे पूछेगा कि भाईजान मुझे फीस का वो देगा, फिर उसके बाद वो कहेगा कोई अटैचमेंट है तो अटैचमेंट लगा दें, और सिंपली आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका ऑनलाइन पेमेंट में जाके वो चलान आ रहा होगा, उसकी आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्म 45 था, इसको आप जरूर देखेंगे, और बल्कि इसको आप पहले, अच्छा तरीका ये है कि आप रेगुलेशन में जाएं, आप ये सर स्क्रीन ही आ रही सर, जी स्क्रीन शेयर जी स्क्रीन जी शेयर जी स्क्रीन वो बिल्कुल अभी वो स्टॉप हो गई है, आई नो, दोबारा से ये स्क्रीन अभी यही आपके सामने आ रही है।
पोर्टल ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर गया था। मैं आपको ये बता रहा था, मैं अब स्पीडली इसको फिल कर देता हूँ दोबारा से आपकी तसल्ली के लिए। 2 नोटिस इशू किए मैंने, दोनों बंदों को इशू किए, दोनों ने जवाब दे दिया। कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने जवाब नहीं मुझे दिया। हमने एक्यूरेट डिटेल्स अपने पास रिकॉर्ड कर ली। ये अवैध साहब ऑथोराइज हैं बोर्ड की तरफ से, जो डिटेल्स दे रहे हैं, किसको, कंपनी को डिटेल, एससीपी को डिटेल्स दे रहे हैं। ये मैंने अवैध साहब की डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारा चेंजेस वाला मामला नहीं है, इन दोनों में से एक ही मामला होगा, या चेंज वाला मामला होगा या दूसरा होगा। दूसरा कौन सा? ये फर्स्ट टाइम फाइलिंग हो रही है, ठीक है, ये वाली चेंज वाली फाइलिंग है। उसके बाद मैं कहता हूँ ये अवैध साहब हैं जो सबमिट कर रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इस फॉर्म 45 को देख लें। ये फॉर्म 45 ये बिल्कुल ऐसे आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा, किसमें? जनरल प्रोविजन फॉर्म रेगुलेशन। ये फॉर्म बन गया, ठीक है, 45। फिर आपने क्या करना है, अटैचमेंट हो, ठीक है, ना भी हो तो आपको सेव तो लाजमी करना है, ये तो मैंडेटरी है, वरना अगला प्रोसेस इनेबल ही नहीं होता। ये फिल न्यू बैंक चलान पे आप गए, ठीक है, इसको आपने सेव करना है, ये मैंडेटरी है कंपनी बनने के बाद। ये आजकल इसकी रिक्वायरमेंट माफ नहीं है, ये हर कंपनी ने फाइल करना है, हर कंपनी ने। देन साइन ऑफ फॉर्म करना है। अब इस कंपनी में कोई अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, हाँ ये वाली चीज़ हमारी रह गई है, शुक्र है कि वैसी नजर आ गई। ये वाली भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा। कंपनी बनने के बाद ना हमने कंपनी के अंदर एक अथोराइज सिग्नेचरी डिफाइन करना होता है। अथोराइज सिग्नेचरी का काम क्या है कि इसके जरिए हम बता रहे होते हैं अपना एससीपी को कि ऑनवर्ड जितनी फाइलिंग्स होंगी, जितने डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, तो ये वाला हमारे साहब होंगे जो सबमिट करेंगे। उसके लिए बाकायदा बोर्ड रेजोल्यूशन होती है, उसका एक फॉर्मेट है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर ये होगा कि उस फॉर्मेट पे आप अपना कंपनी के लेटर हेड पे उस फॉर्मेट को प्रिंट करके सब लोगों का, वो जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, साइन करके सबमिट कर देंगे। वो बंदा ऑथोराइज हो जाएगा। वो कैसे होगा? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उस बंदे को ऑथोराइज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पिन की भी ऑप्शन आएगी, यहाँ पे अभी पिन की ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ पे करके आएगी वो अगली क्लास में। अब इसको ना ऑथोराइज वाला करेंगे ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे अभी आपको दिखा ही देता हूँ। जिस कंपनी में किसी बंदे को आपने ऑथोराइज करना हो ना, इस बंदे की तो कंपनी है क्या, तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, मैनेज कंपनी यूजर पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद ना ये 2 लोग हैं कंपनी के अंदर सिर्फ, इनमें से एक बंदे को मैंने ऑथोराइज करना है, ठीक है, चाहे इसको कर लो या इसको कर लो, 2 बंदे ऑथोराइज नहीं हो सकते। मुझे क्या करना होगा? अमेंडेड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू, क्या बात है यूसुफ साहब। अच्छा जी, यहाँ पे आपने उस बंदे का आईडी कार्ड उठाना है, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे आपने आना है, ऑथोराइज यूजर पे क्लिक करना है, ठीक है। देन वो कहता है कि ये कब से ये बंदा ऑथोराइज, ये इफेक्टिव फ्रॉम, कब से ये आप इसको अपॉइंट कर रहे हैं कि ऑथोराइज होगा ये बंदा? मैं कह रहा हूँ आज से होगा। कहता है रेजोल्यूशन कब हुई? याद रखिएगा, रेजोल्यूशन होने के बाद ही हो सकता है। रेजोल्यूशन हो सकता है मैंने पहले की हो, ये नहीं है कि आज रेजोल्यूशन हुई तो आज की डेट से भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो इफेक्टिव पहले हो जाए और रेजोल्यूशन बाद में हो रही हो, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जैसे बंदे की बर्थ हुई नहीं है और रजिस्ट्रेशन पहले हो जाए, यानी कि बर्थ होगी तो रजिस्ट्रेशन होगी, पहले रेजोल्यूशन पास होगी तो इफेक्टिव होगा। उसके बाद आपने इसके साथ अटैच करना है किसको? उस रेजोल्यूशन को। उसका ये देखें नहीं, ये बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट ये लगा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑटोमेटिकली इन्होंने फॉर्मेट भी आपको बना के दे दिया। ये मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया, ये मैं इसको खोल रहा हूँ। ये कैसा फॉर्मेट होगा? ये ऐसा फॉर्मेट होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑथराइजेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी, इनमें से कोई भी बंदा ऑथराइज हो सकता है। मीटिंग कहाँ पे हुई, किस दिन को हुई, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कहाँ है, कंपनी का नाम क्या है, कौन कौन से लोग इस मीटिंग में बैठे हुए थे। यहाँ पे बस सारी कहानियां कराने करोने के बाद वो बस इतना लिखता है कि भाई जान फलां बंदे को हम ऑथोराइज कर रहे हैं। ये इतनी लंबी नहीं स्टोरी डालनी, यहाँ पे बस आपने एक लाइन लिखनी है कि मिस्टर फलां, ठीक है, हैविंग एनआईसी नंबर दिस is authorized to represent the company at Securities Exchange Commission of Pakistan and registration office to sign off various documents फलां फलां फलां, ठीक है। ये करने के बाद ये सेक्रेटरी और सीईओ वगैरह साइन कर देंगे और यहाँ पे जो ऑथोराइज ऑफिसर होगा वो साइन कर देगा और इसके सामने कंपनी के 4 डायरेक्टर हैं, 5 डायरेक्टर हैं, वो साइन कर देंगे अलग अलग अपने। और ये वाली चीज़ हम फिर प्रिंट करेंगे लेटर हेड पे। प्रिंट करने के बाद उसको हम यहाँ पे चूज करके अटैच कर देंगे। लेट्स सपोज मैंने ये अटैच कर दिया, लेट्स सपोज ये अटैच कर देंगे और यहाँ पे ऐड जो ही करेंगे ना,
अभी इस बंदे का वो मैं नहीं कर रहा गलत, यूं ही ऐड करेंगे तो एससीसीपी के पास ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। ये क्यों एप्लीकेशन, ये डायरेक्शन 4 है 2017 की, इसके तहत इन्होंने कहा कि आपने अपनी कंपनी के अंदर एक ऑथोराइज बंदा अपॉइंट करना है। ये सब के लिए होगा, बिल्कुल सब के लिए होगा। एससीसीपी जो होता है ना बेसिकली उमर साहब सबके लिए है, लेकिन एससीसीपी दूसरा एक और बात याद रख लें कि अगर एक ही बंदा है ना, तो वो अब ऑब्वियसली कि उसने किसी और को तो ऑथोराइज करना नहीं है, वो अपने आप को ऑथोराइज करेगा, ठीक है, वो नॉर्मली खुद ही देख रहा होगा। लेकिन अगर वो किसी और को ऑथोराइज करना चाहता है तो ही कैन डू सो, यानी कि वो अपनी कंपनी के अंदर एक सिंगल मेंबर कंपनी हो, लेकिन उसके अंदर किसी वो सेक्रेटरी को, किसी लीगल एडवाइजर को, किसी और बंदे को ऑथोराइज करना चाहता है, तो ये सेम प्रोसेस होगा। ठीक है जी भाईजान, बताएं कोई जी क्वेश्चन होगा आपके? जी सर, अगर फॉर एग्जांपल अगर पहले से ऑथराइज्ड यूजर अवेलेबल है और उसको चेंज करना हो तो? जी सर, ये बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा। पहले आप उसका साथ ना मतलब सेम उसका एक रेजिग्नेशन बनवा लें कि फलां बंदे, इसी के अंदर ही आप लिख लें कि फलां बंदे को हटाया जा रहा है, ठीक है, और उसकी रिप्लेसमेंट पे इस बंदे को लाया जा रहा है, ठीक है। अब ये साहब उनकी जगह पे होंगे और वो देखेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, ये फॉर्म 45 भी एनुअली सबमिट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, दिस इज वन टाइम रिक्वायरमेंट। ओके। ठीक है बाबर बिलाल साहब, आपने कहाँ से जियारत करवा दिया इतने अरसे बाद? कहाँ थे आप? सर एक्चुअली कुछ ऐसे इंटरनल डोमेस्टिकली कुछ ऐसा था जो डील कर रहा था, इसलिए क्लासेस जो है ना वो नहीं अच्छा, कर पाया। मुझे लगा अब्दील साहब तो आप शायद इलेक्शन में बिजी हैं और आप जो है ना वो धड़ाधड़ कैंपेन चला रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा था। जी वो एज सच एहसास हो गोइंग ऑन द सेम एज यू टोल्ड, लेकिन ये नहीं, मैं इतना एक्टिव नहीं उसमें, कुछ और ऐसे मामला होते हैं आई नहीं, कांट मेंशन ओवर यू। मैंने कहा सर वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आखिरी रात बाजी पलट देते हैं, आप उनमें आते हो। हाँ ऐसे ही है, मेरे बोर्ड पे बड़ा हो रहा है वो। हाँ देख तो लें, क्या मुझे बोलूं, अंदाजा हो रहा था जी। मैं और बहुत कोई चेंज साहब? टू बोर्ड है जी। थैंक जी यू जी, सर। थैंक यू। सर मेरे ये एक दो क्वेश्चन है छोटे छोटे से। जी जी, जरूर ये एक जरूर। तो अथोराइज इंटरमेडियरी और एक अंडर राइटिंग, ये कौन लोग होते हैं और इसके फंक्शन क्या होते हैं? बस ये मैं सवाल है। जो अंडर राइटर्स होते हैं उसके लिए अंडर राइटिंग रेगुलेशन 2017 एक अलग से रेगुलेशंस हैं, जो अगेन सेक्शन 512 जो आपका कंपनीज एक्ट है उसकी कंप्लायंस में या उसकी पावर्स में इशू किए हैं सीसीपी ने। आप उसको लिख लें अपने पास, अंडर राइटिंग रेगुलेशन 2017, ठीक है, ये भी मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। जी सर। तो ये जो है ना ये वाली चीज अपने पास नोट फरमा लें, आपको पता चल जाएगा कि इनके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये काम क्या करते हैं। अंडर राइटर जी का आपको सर। वैसे मैं बर्ड्स आई व्यू दूंगा। इंटरमीडिएट का मैंने कल आपको बताया था, मेरा ख्याल है आपने शायद जहमत नहीं की कि वो जो मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा था ना उसमें सारे उसके पावर्स फंक्शंस उसके सारी चीजें लिखी हुई थी। अच्छा सर। माइट भी आपने देखा हो, माइट भी, लेकिन अगर देखा अ, होता तो आप ये सवाल ना नहीं करते। देखे, नहीं देखे सर, नहीं देखे, नहीं अभी देखा, देखूंगा, अभी आपने कहा देखूंगा। फारिग डॉक्यूमेंट है, क्या करना है, आप बस अपनी मर्जी से भेजता रहता है। ठीक है जी, नहीं, ठीक है। आज देखूंगा सर, जरूर देखूंगा, अब तो अच्छा, जरूरत। ठीक हो गया। ठीक ये है जी सर सर। ये जी जी, मैं सर ना मुझे उमर भाई एक मिनट दें, मैं दो चीजें इनको बता दूं। जो आपका है जी इंटरमीडिएट ना, वो तो ये समझ लो कि आपका एक ऐसा उसके पास लाइसेंस है जिसकी बेस पे वो अगले बंदे का पोर्टल भी नहीं बनाता, अपना उसने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उसके अंदर से धड़ाधड़ लोगों की कंपनियों सबमिट किया जा रहा है उसके पोर्टल पे। इनफैक्ट ये जैसे मेरी कुछ कंपनियां आ रही होती है 9-10, उस बंदे की एक लंबी लिस्ट आ रही होती है कंपनियों की, लंबी लिस्ट उसने हर अच्छा। बंदे की कंपनी अपने पोर्टल में डाली होती है। कल को जब आप पोर्टल लेंगे ना, वो आप खुद पागल हो जाएंगे, यार इतना लंबा, हर कंपनी आप अपने पोर्टल में डाल सकते हो, ठीक है। अगले बंदे का पोर्टल में नहीं बनाना, अपने पोर्टल से सबमिट किया, उनकी एनुअल कंप्लायंसेस, उनकी डॉक्यूमेंट सबमिशन सब कुछ यहाँ से होगा, आपके पोर्टल से एक से। ये है अच्छा इंटरमीडिएट, ठीक है। दूसरे नंबर अच्छा पे अच्छा। अंडर राइटर। अंडर राइटर वो लोग होते हैं जब आप कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, जो जिसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहते हैं, जब वो कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को डर होता है कि हो सकता है कि मेरे शेयर बिक ना पाए। फिर वो बैंक्स को या डिफरेंट और अदारे हैं जो आपको रेगुलेशन में मिल जाएंगे, डिफरेंट ब्रोकर्स को, वो कहते हैं कि यार आप हमारे साथ एक मुआहदा कर लो कि अगर हमारे शेयर ना बिके तो आप लेंगे, ठीक है। फिर अच्छा उसमें अच्छा। कमिटमेंट फीस होती है, उसमें आपकी टेकअप फीस होती है, वो वाकई शेयर नहीं बिकते तो उनके गले पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो उस चीज़ की अच्छा। फीस लेते हैं, कमीशन लेते हैं।
तो ये थोड़ा सा मेरी जान, अब चीजें बहुत ज्यादा है बताने को, लेकिन आई जी हैव टू टेक, मतलब मैं समझता हूँ जो जो चीजें जरूरी है ना, एक आपको एसेंस बता दी जाए कि लॉ को देखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बाकी फिर आप ठीक इंशाल्लाह रस्सा बना लेंगे। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं समझ गया, उससे कुछ नतीजा मैंने आखज कर दिया, बस कर काफी लिए? कर चलें, लिया इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी उमर साहब। सर ये फॉर्म ए को थोड़ा सा रीडिफाइन कर दीजिएगा, मैं उस वक्त मेरा इंटरनेट लॉस हो गया था अच्छा अच्छा, तो सुन देखें नहीं पाया सर आपको। ना, जिस तरह से ना मैं आपको बताता हूँ, आपकी रिटर्न पाकिस्तान में दो तरह की है। एक रिटर्न वो है जो एफबीआर को रिपोर्ट होती है, उस रिटर्न का मकसद ये होता है कि आप अपनी एक कंपनी का मसाला, एक कंपनी है उसने दो रिटर्न फाइल करनी है, एक रिटर्न जाएगी एफबीआर को, जिसमें आपने बताना है उसको हमारी इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है पूरे साल के, हमारे एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, यही चीजें होती हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक जी है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसके बाद दूसरी रिटर्न जाती है एससीसीपी को, वही सेम कंपनी एससीसीपी को क्या बता रही होती है कि एट द डेट ऑफ एजीएम हमारे पास ये मेंबर थे, हमारी कंपनी के ये लोग मेंबर्स थे, ठीक है। तो यानी कि आप लिस्ट ऑफ मेंबर्स बता रहे होते हो किसको, एससीसीपी को, किस डेट पे, एट द डेट ऑफ एजीएम। इसका मतलब है कि कंपनी की पहले एजीएम होगी, देन क्या होगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स हम उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 130 को आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन, उसका कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, ए। बेसिकली ये इतना वो एससीसीपी का लॉ इस तरह से है, एक डॉक्यूमेंट यहाँ से, फॉर्म वहां से, फलां वाली चीज वहां से, तो ये थोड़ी सी आपको कनेक्टिविटी याद रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली हालांकि जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म्स रेगुलेशन में उसने फॉर्म भी बताया, उसका आगे सेक्शन भी बताया है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको खोल खोल के बता रहा होता हूँ, वरना मैं कहूँगा यार फॉर्म ए होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई बंदा जल्दी से आपको नहीं बताएगा कि जनरल प्रोविजंस एंड फॉर्म रेगुलेशन में ये वाला फॉर्म बना हुआ है, ये उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें मतलब मेरा एक ही एजेंडा है कि आप खुद देखने और समझने वाले बन जाएं। हालांकि आप फाइल करते होंगे, आपको नहीं पता होगा इसका फॉर्मेट कहाँ पे बना हुआ है। जी उमर साहब आ गए आप? नहीं नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छा मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। कोई और साहब, कोई भी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन है, इससे तो हटके है लेकिन वो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर एक बंदा पाकिस्तान जोएब का यार, रेजिडेंट एक तो पर्सन ना नहीं है। कभी आप ना वलीद बने होते हो, कभी आप शबीर बने होते हो, कभी आप रेल में बने होते हो, कभी आप वाइट में बने होते हो, तो कभी फेक में बने होते हो, यानी नाम तो एक रखा करो नहीं सर, आंसर। ना। अच्छा अंसर हो, अच्छा हो अंसर भाई, जी जी अंसर भाई, जी जी, मेरा आंसर आ रहा है। अच्छा अच्छा सर, मैं इसलिए क्वेश्चन है जो एक बंदा जी जी, पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन नहीं है, इस चैप्टर से हट कर है फिर अपने ओके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक और है उसका एक प्रॉपर्टी इधर पाकिस्तान में है, वो सेल करना चाहता है, अब उसका इधर बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो ठीक है। उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? अगर वो पाकिस्तान की किसी कंपनी के शेयर भी खरीदना चाहे तो क्या इसके लिए होगा बस यार वो तरीकाकार? इधर इधर कुछ है प्लीज नहीं अंसर भाई, प्लीज आप तो अच्छे कंसल्टेंट हो, उसकी जमीन पे कब्जा कर लो। जी। मजे मजे। सर में नहीं है सर। और मैंने कहा यार कब्जा कर लो, कौन सा मसला है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं ना। सर जी, वो कब्जे वाली बात है तो फिर नीचे जवाब भी तो देना है ना। और नीचे नहीं जवाब देना, ऊपर जवाब देना है भाई। पहले तो सर जी 6 फुट नीचे जाएंगे तो फिर ऊपर जाएंगे। अच्छा, वो तो क्वेश्चन आ जाएगा ना। हाँ ये तो है यार, आप तो बड़े नेक आदमी पाए गए, मैं आपको कुछ और समझ रहा था, मैंने कहा कि आप शायद कुछ नहीं कर नहीं लेंगे। सर, ये तो सर एक एक रुपए का हिसाब देना है, ये हर एक उस हमारा जवाब देगा जो भी हमने दुनिया में किया है। वो तो नहीं जहर नहीं Right. भाई, सवाल जवाब देंगे। नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में कब्जा कोई और ना कर नहीं ले नहीं और सर, बाद में आप कहें आपने सर कहा था, नहीं हमने तो अब नहीं कब्जा सर, कर मैं लिया। तो मुझे पता नहीं नहीं सर, वो तो आप मुझे पता है सर, वैसे मेरे इस हवाले से सर मैंने कहा थोड़ा सा गाइड कर अच्छा दें। अच्छा जानी, बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब देखो एक तो उस बंदे ने पैसे लेने होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली उस बंदे को अगर आपने बैर भेजने हैं तो उसका बैंक अकाउंट नहीं होगा ना, सपोज करें आप यहाँ पे जी 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 ऑब्वियसली ये सेल के लिए ना, मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरा अदना नॉलेज है कि आल तो मैं लैंड रेवेन्यू केसेस नहीं देखता कि उस बंदे की प्रेजेंस अगर उस जी बंदे के जी। नाम पे है वो जरूरी है, ठीक है, एक चीज। अगर नहीं भी है हाँ तो वो पावर ऑफ हाँ कुछ। अटॉर्नी वहां से आपको भेजेगा, वाया एम्बेसी आएगी, वो सारे मामला, ठीक है। फिर उसके बाद पैसे आ जाएंगे, जी पैसे भी उसके ब्याह पे, सपोज करें उसने पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दे दी, सपोज करें
आप यहाँ पे जमीन सेल कर जी देते जी हैं, ठीक है। जैसे वकला सामान वैसे ज्यादा ही अच्छा पॉइंट बता सकते थे, मुझे इसका पता नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो मुझे अच्छा पता है। तो अच्छा वो वाला पावर ऑफ ठीक अटॉर्नी आ गया, आपने जमीन बेच दी, पैसे आपके पास आ गए। अब ऑब्वियसली पैसे जी अगर जी आप उसको सेटल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली किसी बैंक अकाउंट के जरिए पे करेंगे। अब ये अगेन मैं बड़ी सारी हाँ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो नहीं बताना चाहता, लेकिन आप पैसे अपने अकाउंट के जरिए उसको ट्रांसफर कर दो, मसला किस बात का है। अच्छा अच्छा लेकिन लेकिन सर मैं ये अपनी है अपनी अगर रिटर्न वो में करोड़ों का बंदा है ना, अगर वो करोड़ों वाली पार्टी है, उसको कहो कि अपनी यहाँ पे रिटर्न वगैरह फाइल कर ले, ठीक है, क्योंकि वरना जो आपका 236C का टैक्स है ना, जो सेल पे है, ठीक है, वो आपका जो जी वो जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो तकरीबन 4% और कहाँ पे 2% आधा टैक्स बच जाएगा। 236C का जो टैक्स होता है ना सेल पे, जी जी ठीक है, विद होल्डिंग एडवांस टैक्स जी होता है, तो वो उसका बच जाएगा, जी ठीक है। और अच्छा आप अपनी रिटर्न को क्यों दरमियान में लाना चाह रहे हैं, आपको हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं मैं सर मेरा सवाल ये है ना सर, अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी जिस बंदे को भी देता है या मुझे भी देता है, फर्ज करें तो हम्म उसकी अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगी ना, फर्ज करो। अब मैं अपनी जब रिटर्न फाइल करूंगा मेरे पास तो एक्स्ट्रा आ रही होगी अमाउंट, ठीक वो है। निकलेगी तो फर्ज करो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं निकलती, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाती है पावर अब ठीक, मेरे पास होती है, मैं फिर उसको लाइबिलिटी बुक कर लूंगा। हाँ उसको लाइबिलिटी बुक कर लोगे, लेकिन लाइबिलिटी के लिए भी ना सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को पढ़ लेना, और उसको इस तरह से कटर करना कल को जी आपकी अदर सोर्स इनकम ना बन जाए, ठीक है। बिल्कुल सर, यही तो मैं ठीक, चाह रहा था कि अदर सोर्स इनकम ना बन जाए। ना बन जाए, ठीक है। अच्छा डीसी रेट हकनवाज साहब, हम्म, आपको एफबीआर ने अपनी पूरी वेबसाइट पे आपको जो मेजर सिटीज हैं उनका फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, और बाकी जो डीसी रेट्स हैं आपके वो एफबीआर पे अवेलेबल नहीं है, वो हर सिटी के अलग से हैं, ठीक है। तो वो मतलब कि ऐसी लिस्ट नहीं ठीक है मैं है कि मैं आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको दूं, ठीक है। आप उसको ना लोन शो कर लेना, ठीक बिल्कुल है। ठीक लोन, लेकिन उसके लिए सेक्शन 39 एक दफा पढ़ लेना, सब ठीक सेक्शन 39 सब सेक्शन 3, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत। इसलिए सर आपको अपने वो व्हाट्सएप किया था, इस वजह से पेज व्हाट्सएप की थी, ओ मैंने यार कहा कल सर मैं आप देख इतना लेंगे। फंसा हुआ था, मेरा ख्याल है आपने शायद ना मुझे वो भेजा भी था, मुझे लग रहा है, लेकिन कल ना मैं इतना कोई बिजी था ना, आपको नहीं बता सकता। तो नहीं नहीं बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अच्छा ये सर। देखें जी, राइट जो आपके ये कौन साहब थे, हाकनवाज साहब मेरा ख्याल है पूछ रहे थे, ये देखिए जी मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये रेट्स ऑफ वैल्यूएशन एफबीआर की वेबसाइट है। आप फर्स्ट पेज ओपन करते हैं ना, यहाँ पे आ रहा है, क्लिक किया, ये अगली लिस्ट आ गई, ठीक है। अब ये डिफरेंट सिटीज के इन्होंने रेट दे दिए हैं, ये वो मेजर सिटीज हैं जिनके फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है। आप अपना किसी भी सिटी को खोल रहे हैं, उसके एरिया वाइज इसने रेट दिए हैं, लेकिन इसके अलावा जो डीसी रेट्स है ना वो एफबीआर नहीं देता, फिर वो आपकी लोकल गवर्नमेंट देती है, ठीक है, और वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके मतलब उसने डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के दिया हुआ है, बड़े मजे मजे के क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। कभी मेहनत करें ना, तब ना, मेहनत करेंगे तो होगा कुछ। एनी अदर क्वेश्चन सर, एनी वन ऑफ यू? आई बिलीव हैविंग नो क्वेश्चन। सर, तो बहुत शुक्रिया सर। बहुत सर आप शुक्रिया। अपने रूटीन से, आप जिस तरह आपका सर तरीकाकार है बहुत जबरदस्त है सर पढ़ाने का, क्योंकि हम अब हमारी तो वो बढ़ती जाएंगी ख्वाहिशात ये वो, लेकिन आप जब हमें लेक्चर वो कंप्लीट करेंगे ना, हम आखिर पे क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो फिर हमें क्लियर हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें क्लियर हम नहीं क्वेश्चन करते हैं, वैसे नहीं आप अपने तरीके से पढ़ाएं सर, बहुत जबरदस्त है। बहुत नहीं, शुक्रिया। मैं तो सच्ची बात करूं, मैं ये चाहता हूं कि देखें, आप लोगों ने बड़ी जगहों से भी पढ़ा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जी जी मुझे मुझे भाई नहीं बढ़ाना आता, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से बढ़ा दूं कि अगले बंदे को समझ आ जाए, चाहे मैं वो एक बिल्कुल। सादी सी मिसाल दे दूं, ठीक है। बिल्कुल सर, कब भी करना जबरदस्त है सर, मास्टर। बहुत तरीका जबरदस्त है चला सर। सर आप बहुत थैंक यू कॉम्पिटेंट सर। है। ये बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ये मोहब्बत है आप लोग की। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लाह सर, बहुत हाफिज़। शुक्रिया। जी थैंक आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इफ द नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर माय एनआईसी हाउ आई विल। नहीं सर, फा साहब आप बिल्कुल साइन अप नहीं कर सकते। ये तो जब आप साइन अप करते हैं उसने सात ब्रैकेट में वाज़ा लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी तो एफबीआर भी इस चीज़ पे वो थोड़ा सा हो गया है कि मेरे और आपके जैसे कुछ शरारती लोग, ठीक है, मैं वैसे नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको वो बचाना भी था ना, वरना आप कहते सर आप भी हैं। तो मेरे और आपके जैसे चंद शरारती लोग क्या करते थे, अपने नाम पे ना लॉगिन बनाते थे, ठीक है, एफबीआर का, ठीक है। उसके बाद अगले बंदे का वहां पे प्रोफाइल में जाकर नंबर अपडेट कर देते थे, ठीक है।
तो होता इस तरह से था, या किसी और बंदे का ऐसे फर्जी नंबर दे दिया तो लॉगिन बना लिया। अब वो थोड़ा सा ना इस कंप्लायंस पे आ रहे हैं कि वाकई जिस बंदे के पास जो बंदा साइन अप कर रहा है उसकी अपनी सिम यूज होनी चाहिए, यानी कि वो बंदा रियल हो। ऐसे ना हो कोई भी बंदा आए और लॉगिन बनाए किसी और का और अपना काम करे और निकल जाए। समझ रहे हैं? हाँ साहब, समझ लगी आपको? चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ, ठीक है? जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।